चैप्टर 9 मालिनी की वापसी और तुषार का दाव। टैक्सी से उतरने के बाद मालिनी शर्मा ने अंगड़ाई ली। उसने एक सफ़ेद शर्ट और शॉर्ट जीन्स पहनी थी। तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या उसे हमारा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? उसके बड़े कजिन रोहन ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो लोग अब हवेली के नीचे वाले गेट पर थे। मालिनी ने उसे इग्नोर कर दिया। ये जगह तो बहुत सुनसान है। क्या तू श्योर है कि वो अमीर है? उसकी दूसरी कजिन रिया ने बात काटी। जब रिया ने सुना कि मालिनी का बॉयफ्रेंड उसे शॉपिंग पर ले जा रहा है तो वो भी साथ आने की जिद करने लगी। हवेली यहाँ से नहीं दिखती, ये सिर्फ गेट है, चलो अंदर, मालिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो सोच रही थी कि वो ढीला ढाला गार्ड और वो लोहे का गेट कहाँ गया। वो यहाँ सिर्फ कुछ ही बार आई थी जब वो तुषार के साथ जुड़वा बहनों को घर छोड़ने आती थी। ओह, क्या ये उसके परिवार का घर है? वो तो बहुत अमीर होगा। रोहन ने गेट की शानो शौकत देखकर तारीफ में सर हिलाया। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता और आसपास के पेड़ पौधे बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए थे। लगभग 15 मिनट बाद वो चोटी पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत एक विशाल रेनेसांस स्टाइल की हवेली ने किया। वाह, तो श्योर है ना कि तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ सिर्फ स्वीपर नहीं है? हैरान परेशान रिया ने पूछा। अगर उसकी कजिन का बॉयफ्रेंड सच में इतना अमीर था तो उसे हटियाना पड़ेगा। इस जगह को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई जंग हुई हो? रोहन ने टूटे हुए फर्श और खंभों को देखकर पूछा। मुझे नहीं पता, शायद रेनोवेशन चल रहा है। मालिनी ने दरवाजे पर पहुंचकर डरते डरते वो महंगी बेल बजाई। बेल से एक क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई दी। जल्दी ही एक लाल बालों वाली प्यारी मेड ने दरवाजे खोला। मालिनी, तुम जल्दी आ गई। यंग मास्टर अभी नाश्ता कर रहे हैं, मानिया ने कहा और फिर रोहन और रिया की तरफ देखा। और ये कौन है? उसने मासूमियत से पूछा। ये मेरे कजिन्स हैं, रिया और। मालिनी बोलने ही वाली थी कि रोहन ने बीच में ही बात काट दी। मैं रोहन हूँ, मालिनी का कजिन। नाइस टू मीट यू। उसने मानिया को एक चमकती मुस्कुराहट दी और हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं मानिया हूँ, मालिनी की दोस्त, और मैं यहाँ मेड हूँ, मानिया ने बड़ी तहजीब से कहा और उसके हाथ मिलाने को इग्नोर करते हुए बस सर हिलाया। वो देख सकती थी कि रोहन उसे गंदी नज़र से देख रहा था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। रोहन को बुरा नहीं लगा, पर जब उसने सुना कि वो मालिनी की दोस्त है तो वो मन ही मन साजिशें बुनने लगा। यंग मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे आते ही तुम्हें उनके पास ले आओ, पर मुझे तुम्हारी कजिन्स के बारे में पूछना होगा। मानिया ने अपने फ़ोन पर आर्यवर्धन को मैसेज किया। वो सोच रही थी कि उन्हें अंदर ले जाए या रिसेप्शन रूम में छोड़ दे। आर्यव का तुरंत जवाब आया। उन्हें यहाँ आने दो, मेरे पीछे आइए, यंग मास्टर इंतज़ार कर रहे हैं। मानिया ने इशारा किया। क्या आपके यंग मास्टर अंदर नहीं है? रिया ने पूछा। वो अंदर जाकर कुछ सेल्फीज लेना चाहती थी। उसने दरवाज़ा खुलते ही देख लिया था कि जगह कितनी लग्जरी थी। नहीं, आज सुबह उन्हें नज़ारों का मज़ा लेना था, इसलिए उनका नाश्ता जिम में लगाया गया है। मानिया ने अपने कदम तेज कर दिए। जिम में कौन सा नज़ारा दिखता है? रोहन ने सोचते हुए उसका पीछा किया। मालिनी बहुत नर्वस थी। क्या आर्यव उसके इन बदतमीज कजिन से मिलकर उससे नफरत करने लगेगा? पर वो उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। लेकिन जो उसने नहीं सोचा था वो था उसके कजिन्स का रिएक्शन जब वो मंजिल पर पहुंचे। रोहन तो नज़ारा देखकर इतना हैरान था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी लार टपकने लगी। एक बैंगनी पर्पल बालों वाला हैंडसम जवान लड़का एक राउंड टेबल पर बैठा ढेर सारे पकवान खा रहा था। उसके पास एक नकाब वाली लड़की और एक सुंदर लड़का खड़े होकर बड़े अदब से उसे सर्व कर रहे थे। उसने ब्राउन जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जिसमें उसके मसल साफ दिख रहे थे। मालिनी का ध्यान वही गया, पर रोहन वहां नहीं देख रहा था। उसकी आंखें तो उन 8 लड़कियों पर टिकी थीं जो स्विमिंग सूट्स में पूल में खेल रही थी। हर एक लड़की दूसरी से ज्यादा सुंदर थी। ओह मालिनी, तुम थोड़ा जल्दी आ गई, आर्यव ने अपना मक्खनी ब्रेड चबाते हुए कहा। सॉरी, मेरे कजिन्स ने साथ आने की जिद की। ये रिया और रोहन है। उसने माफी मांगते हुए अपने कजिन्स का इंट्रो करवाया। रोहन अब भी लड़कियों को देखकर खोया हुआ था। हेलो, मैं रिया हूँ, मालिनी की कजिन। क्या आप सच में इसके बॉयफ्रेंड हैं? रिया ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए पूछा। आर्यव ने सख्ती से मालिनी की तरफ देखा, जिसने शर्म से सर झुका लिया। शायद उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसका नहीं, पर हाँ, मालिनी मेरी गर्लफ्रेंड्स में से एक है, आर्यव ने अकड़ में कहा, जबकि मीरा ने प्यार से 2 अंडे उसके मुंह में ठोस दिए और उसके पीछे खड़ी होकर उसके कंधे दबाने लगी। मालिनी ने सुकून की सांस ली। आर्यव ने उसका साथ दिया था। गर्लफ्रेंड्स? रिया ने हैरानी से पूछा और पूल की लड़कियों को देखा। क्या यंग मास्टर को एक और गर्लफ्रेंड रखने में कोई एतराज है? रिया ने शर्माते हुए पूछा। रिया, तुम ऐसे, मालिनी उसे रोकना चाहती थी, पर आर्यव ने पहले ही बोल दिया। मुझे कोई एतराज नहीं, पर वो एलीट एकेडमी की स्टूडेंट होनी चाहिए। ये यंग मास्टर किसी भी एरी लड़ी के साथ डेट नहीं करता, उसने अकड़ में कहा और पूल की तरफ देखने लगा, जहां आशा लीना राजपूत अपनी टांगे स्ट्रेच कर रही थी। क्या? पर मालिनी तो उस एकेडमी में नहीं है, रिया ने विरोध किया। ये सच नहीं है, मैंने कल ही अप्लाई किया था और अप्रूवल मिल गया है, मालिनी ने कहा, जिससे रिया हैरत में पीछे मुड़ी। क्या? रोहन चिल्लाया, जैसे नींद से जगा हो। क्या ये सच है मालिनी? तेरा एडमिशन हो गया? तुझे पता है ना उस एकेडमी की फीस कितनी महंगी है? हम तेरे लिए उतने पैसे नहीं दे सकते, रोहन ने गुस्से में कहा। अगर मालिनी एकेडमी के हॉस्टल चली गई तो वो उसे यूज नहीं कर पाएगा।
मुझे पता है, पर मैंने अपनी कीमती चीज यंग मास्टर को बेच दी है और वो मुझे स्पॉन्सर करने के लिए मान गए हैं, मालिनी ने थोड़ा घुमा फिरा कर कहा। ये सुनकर मीरा ने गुस्से में आर्यव के कंधे बहुत जोर से दबाए। क्या? रिया ने लालची नजरों से आर्यव को देखा। यंग मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि मालिनी वर्जिन नहीं है। मैं अलग हूँ। वो खुद को ऑफर करना चाहती थी, पर रोहन ने उसे रोक दिया। ये बातें अकेले में होनी चाहिए थी। ये बदतमीजी है रिया। यंग मास्टर, मैंने सुना है आप मेरी कजिन के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्या हम भी साथ चल सकते हैं? उसने जेंटलमैन बनने का नाटक किया। क्यों नहीं, पर जो गाड़ी मैंने मंगवाई है उसमें सिर्फ 6 लोग आ सकते हैं, तो तुम्हें अपनी गाड़ी में आना होगा, आर्यव ने कहा। क्या यंग मास्टर के पास और गाड़ियां नहीं हैं? रिया ने पूछा। नहीं, मैं अभी यहाँ नया आया हूँ और गाड़ी खरीदने का वक्त नहीं मिला। आर्यव ने नैपकिन से मुंह पोंछा और खड़े होकर अंगड़ाई ली। माया ने पीछे से आकर रिपोर्ट दी। यंग मास्टर, गाड़ी आ गई है। रोहन उसे और मानिया को देखकर हैरान था। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी जुड़वा दोस्त है? उसने मालिनी से फुसफुसाया। तूने पूछा कब था? मालिनी ने पलटकर जवाब दिया। उसका प्लान काम नहीं कर रहा था। वो मालिनी को बेचना चाहता था या उसके अमीर बॉयफ्रेंड से पैसे निकालना चाहता था, पर उस लड़की ने पहले ही खुद को एलीट एकेडमी के लिए बेच दिया था। नहीं, अभी भी पैसा कमाने का मौका है। उसे उस यंग मास्टर से अकेले में बात करनी होगी। उसका नाम क्या था? उसने कभी नहीं सुना था। चलो फिर। हेमा, लड़कियों का ख्याल रखना, आर्यव ने दरवाजे पर खड़ी हेमा से कहा और जिम से निकल गया। तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? रोहन ने धीरे से पूछा। आर्यव, उसने गुस्से में कहा और आर्यव के पीछे निकल गई। क्या ये लड़कियां भी यहाँ काम करती हैं? उसने मानिया से पूछा। हाँ, मानिया ने जवाब दिया। रोहन ने जाते जाते पूल की लड़कियों को एक आखिरी बार देखा। उसका मन था कि फोन से वीडियो बना ले, पर उसने हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले ने उसकी जान बचा ली। आशा काफी देर से उस पर नजर रख रही थी। जब वो यार्ड में पहुंचे तो वहाँ एक लग्जरी 6 सीटर एसयूवी खड़ी थी और ड्राइवर उसके पास खड़ा था। ओ, तुम हॉस्पिटल से आ गए? ड्राइव कर सकते हो? आर्यव ने ड्राइवर को देखा। हाँ, 2 पसलियां टूटी हैं, पर ड्राइव कर सकता हूँ, लोकेश लियो ने थोड़ा खांसते हुए कहा। वो रेस्ट की एडवाइस के बावजूद काम पर आ गया था, क्योंकि यंग मास्टर के साथ रहना ही कामयाबी की लिफ्ट थी। अच्छा है, बैठो। आकाश आगे, मीरा और मालिनी मेरे साथ पीछे, आर्यव ने कहा। मानिया और माया बीच वाली सीट्स पर बैठ गईं। रोहन और रिया जलन में गाड़ी को देखते रह गए। हम व्हाइट ओक मॉल जा रहे हैं, वहीं मिलना। आर्यव सुकून से मीरा की गोद में सर रखकर और मालिनी की गोद पर पैर रखकर लेट गया। गाड़ी निकल पड़ी। मैंने तुम दोनों के लिए कैब बुला दी है, नीचे इंतजार करो, हेमा ने पीछे से कहा। दोनों बिना थैंक यू बोले नीचे भाग गए। हेमा ने सोचा, कितने घटिया लोग हैं। अच्छा है यंग मास्टर मालिनी को यहाँ रख रहे हैं। वो एक बेहतर परिवार डिजर्व करती है। 90। लोकेश मिरर में पीछे देखता रहा। बहन चोद, मैं सिर्फ 2 दिन गया और इसके पास एक नई लड़की आ गई। ड्राइविंग पर ध्यान दो, अगर फिर एक्सीडेंट हुआ तो बची खुची पसलियां मैं तोड़ दूंगा, आर्यव पीछे से चिल्लाया। आर्यव मजे में था। मीरा उसके बालों से खेल रही थी और मालिनी उसके पैर दबा रही थी। जब तूने अपने कजिन से कहा कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसका मतलब तूने अपना फैसला कर लिया है ना? उसने मालिनी से पूछा। उसने शर्माते हुए कहा। ठीक है, अब से तू मेरी है, आज से तू इसी हवेली में रहेगी, उसने कहा। सच में? जुड़वा बहनों ने खुशी से पूछा। हाँ, पर क्या मैं जान सकती हूँ मेरी पोजीशन क्या होगी? उसने शर्म से पूछा। उसे पता था कि रियल गर्लफ्रेंड बनना मुश्किल है। अभी के लिए तू मेरी नौकरानी है, बाद में कोई और काम दे दूंगा, पर तू चाहे तो गर्लफ्रेंड होने का दावा करती रह सकती है। ये सब पर अप्लाई होता है, यहाँ तक कि लोकेश और आकाश पर भी, अगर वो मर्द बनना छोड़ दें तो। आर्यव जोर से हंसा। आकाश को थोड़ा शौक लगा, फिर उसने सोचा आर्यव मजाक कर रहा है। क्या आशा ने उसे बता दिया? नहीं, आर्यव के नॉर्मल बिहेव से लग रहा था उसे नहीं पता। जुड़वा बहनें शर्मा गई, पर कुछ नहीं बोली। वो क्यों नहीं उनसे उनका फैसला पूछ रहा? क्या उन्हें खुद कन्फेस करना होगा? बहुत एम्बैरेसिंग है। लोकेश ने मन ही मन फिर गाली दी। वो मर्द है। मालिनी ने सर हिलाया। वो तैयार थी। बुआ के घर में भी तो नौकरानी ही थी, यहाँ कम से कम दोस्त तो हैं। आर्यव ने उसे जो वेबसाइट दी थी उसे पढ़कर उसे एहसास हुआ कि अमीर परिवारों की ताकत कितनी होती है। वर्धन परिवार पूरी दुनिया पर राज करता था। वहाँ 50-100 मिस्ट्रेस होना आम बात थी। आर्यव जैसे वारिस की मेड बनना भी बहुत बड़ी बात थी। एक फोन की बेल ने उसे रियलिटी में वापस लाया। आर्यव ने अननोन नंबर देखकर मुस्कुराया। तेरा पहला काम, आंसर कर और उसकी सारी शर्तें मान ले। आर्यव ने मालिनी को फोन दिया। उसने स्पीकर ऑन किया। क्या ये आर्यवर्धन है? एक भारी आवाज आई। मैं उनकी मेड हूँ। यंग मास्टर बिजी हैं तो मैं उनके कॉल्स हैंडल कर रही हूँ, उसने प्रोफेशनल ढंग से कहा। क्या? माली नहीं। आवाज थोड़ी देर रुकी, जैसे वो सोच रहा हो। आर्यव से कहना मेरे पास उसकी होने वाली पत्नी फियोंसे का एक वीडियो है, मैं इसे $1 मिलियन में बेचूंगा। मालिनी थोड़ी हैरान हुई। क्या आर्यव की फियोंसे है? 1 सेकंड रुकिए। मालिनी ने आर्यव को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। यंग मास्टर मान गए हैं। पैसे कहाँ भेजने हैं? उसने पूछा। अच्छा, एक और वीडियो है, एक प्लेयर के बारे में जो डंजन में अजीब परवर्टेड हरकत कर रहा है। इंटरेस्टेड? कितने में? मालिनी ने पूछा। $500 मिलियन। ठीक है, पर पहले प्रूफ चाहिए। मैंने कुछ इमेजेस भेज दी हैं, इंस्ट्रक्शंस जल्दी मिल जाएंगी, कहकर उसने फोन काट दिया। मालिनी फोटोज देखना चाहती थी, पर आर्यव ने फोन तुरंत झपट लिया। वो तुषार था ना? मालिनी ने पूछा। आर्यव ने इम्प्रेस होकर देखा। सही पहचाना? कैसे पता? मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वही गधा ऐसे बात करता है। क्या वो अब पॉर्न इंडस्ट्री में काम करता है? उसने मजाक में पूछा। फील्ड में टैलेंट तो है उसमें, आर्यव ने कहा और फोटोज देखी। फिर उसने अनट्रेसेबल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस अपने नए बटलर करणयन को भेज दी। इसे पे कर दो।
राज हिडन रहना चाहिए। तुषार ने अपने डिस्पोजेबल फोन को काटते हुए जोर से गाली दी। कमीनी, मालिनी ने भी उस थरकी आर्यव के आगे अपने आप को बेच दिया। सबकी सब ऐसी ही हैं, जिसके पास पैसा है बस उसी के पीछे भागती हैं। रुक जा बेटा, कुछ ही सालों में मैं तुझसे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। उसने एक अनट्रेसेबल कुरियर का इस्तेमाल किया था और ये सब उस सिस्टम की मदद से मुमकिन हुआ था जिसने उसे आर्यव का प्राइवेट नंबर भी दिया था। लगभग 15 मिनट बाद उसे मैसेज मिला कि वॉश्ड मनी उसके अकाउंट में आ गया है। तुषार ने तुरंत वीडियोस भेजे और अपना फ़ोन तोड़ दिया ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। वो ज़ोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट खरीदे। कल ही तो उसे एक रेड स्पोर्ट्स कार वाली लड़की ने लिफ्ट दी थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए शायद एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी व्हाइट ओक मॉल के एंट्रेंस पर रुकी। ये शहर का सबसे बड़ा और शानदार मॉल था। अगर किसी को सबसे महंगे ब्रांड्स चाहिए होंगे तो वो यहीं आएगा। आकाश ने तुरंत उतरकर आर्यव के लिए दरवाज़ा खोला, जो मीरा के बाद बाहर निकला। पहले क्या खरीदें? मानिया ने अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए पूछा। पहले मालिनी के लिए एक नया फ़ोन लेते हैं, आर्यव ने कहा और पास ही के ग्रीन टेक सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ गया। मॉल के संगमरमर वाले फर्श पर चलते हुए हर कोई उन 2 हैंडसम लड़कों और 4 सुंदर लड़कियों के ग्रुप को हैरत से देख रहा था। क्या ये कोई आइडल ग्रुप है? आर्यव स्टोर में घुसा और सीधा सेल्समैन के पास पहुंचा। वहां एक मोटी औरत प्राइस को लेकर बहस कर रही थी। आर्यव ने उसे इग्नोर किया और अपना टोकन दिखाया। मुझे 2 वी सीरीज फ़ोन्स चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्राउन। सेल्समैन ने पहले टोकन देखा और फिर आर्यव को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। कौन है बे तू? क्या वी सीरीज़ या बी सीरीज़? ये एक रेप्यूटेड शॉप है, हम यहाँ नॉकऑफ्स नहीं बेचते। चल निकल यहाँ से और पीछे खड़ी सुंदरियों का रास्ता मत रोक, सेल्समैन ने लड़कियों को गंदी नज़र से घूरते हुए कहा। आर्यव हिला नहीं। वो बदतमीजी करना चाहता था, पर ये उसके परिवार की शॉप थी। अपने बॉस को बुलाओ, उसे कहो कि वर्धन वारिस आया है, सेल्समैन ने गुस्से में कहा। बहरा है क्या? कहा ना पीछे हट, फकिंग रिटार्ड। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड को इशारा किया। गार्ड अदब से आर्यव के पास आया, पर आकाश ने उसका रास्ता रोक लिया। सर, मैं आपसे गुजारिश। गार्ड की आवाज़ थमी की थमी रह गई जैसे ही उसने आर्यव के हाथ में वो बैंगनी टोकन देखा। उसने गुस्से में भरे सेल्समैन को देखा, फिर आकाश को और फिर आर्यव को, जिसने बस अपने कंधे उचका दिए। गार्ड ने कुछ नहीं कहा, वो तुरंत स्टोर के पीछे भागा। इसे क्या हुआ? अपने बाप से कहकर इसे निकलवा दूंगा। सेल्समैन ने आर्यव को नफरत से देखा। तुझे लगता है तू यहाँ अमीर बनकर दिखाएगा? अपने कपड़े देख, ये चिथड़े पहने हैं तूने। इनका ब्रांड कहाँ है? किसी पटरी से उठाए होंगे। मुझे देख, मैं सिर्फ टॉप ब्रांड्स पहनता हूँ। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर आर्यव का सब्र टूट रहा था। उसके कपड़े फैक्ट्री में नहीं, हाथों से बने थे और किसी डिज़ाइनर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वर्धन परिवार के कपड़ों पर अपना लोगो लगाए। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, आर्यव बोलने ही वाला था कि सेल्समैन चिल्लाया, चुप कर, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो रुका क्योंकि मीरा से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सेल्समैन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो पीछे ग्लास कैबिनेट से जा टकराया। वहां खड़ी मोटी औरत चीखी और स्टोर से भाग गई। सॉरी यंग मास्टर, मैं खुद को रोक नहीं पाई, मीरा ने कहा, जबकि वो बेहोश सेल्समैन खून से भरे मुंह के साथ जमीन पर ढेर हो गया। मालिनी और जुड़वा बहनें डर के मारे मीरा को देख रही थीं। मालिनी ने सोचा, ये लड़की बहुत खतरनाक है। आकाश ने तुरंत जाकर स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि और हंगामा ना हो। कोई बात नहीं, आर्यव ने कहा। 1 सेकंड बाद मैं भी यही करने वाला था, पर तुमने बाजी मार ली। उसने मीरा के बाल सहलाए। वो लड़की उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी और वो पंच वाकई कमाल था। आर्यव को याद आया कि मीरा को एक असासिन की तरह ट्रेन किया गया है। क्या आपको लगता है इसकी हरकतें इंटेंशनल थीं? आकाश ने सेल्समैन को चेक करते हुए पूछा। वो अभी सांस ले रहा था। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या फ़र्क पड़ता है? आर्यव ने पूछा। तभी स्टोर का मैनेजर गार्ड के साथ भागा हुआ आया। मनोज, ये किसने किया? वो मैनेजर चिल्लाया और सेल्समैन के पास घुटनों पर बैठ गया, पर आर्यव ने उसके चिन पर एक जोरदार किक मारी। मैंने किया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली सेल्समैन होकर इस यंग मास्टर का मजाक उड़ाने की? आर्यव चिल्लाया और वो मैनेजर स्टोर के दूसरी तरफ जा गिरा। गार्ड ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। जुड़वा बहनों ने पहली बार आर्यव को इतने गुस्से में देखा था। आर्यव ने ठंडे दिमाग से उन्हें वहां से निकलने का इशारा किया। क्या यंग मास्टर का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं था? लड़कियों ने सोचा, पर फिर उन्हें लगा कि उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। फिक्र मत करो, वो जिंदा है, ये कचरा साफ करो। आर्यव ने गार्ड को छिड़का और बाहर निकल गया। सॉरी मालिनी, तेरा फोन बाद में दिलवाऊंगा। मीरा ने रुमाल निकालकर आर्यव की पैंट से खून के निशान साफ किए। वो किक बहुत जोर की थी। आर्यव जानता था कि वो मैनेजर उसकी पिछली जिंदगी में बलाराम के लिए काम करता था और उसने आर्यव को फंसाने में मदद की थी। एक हिसाब बराबर, अभी 100 बाकी हैं। क्या कोई ट्रबल होगा? मीरा ने पूछा। नहीं, वो बंदा बलाराम के लिए काम करता था जो जल्द ही मरने वाला है, आर्यव ने धीरे से कहा और मॉल में अकड़ कर चलने लगा। उसने सोचा कि इस हंगामे से उसकी रेप्यूटेशन और पक्की हो जाएगी। माया ने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप ड्रेसेस लेने चलें? तभी पीछे से एक आवाज आई,
कौन सी ड्रेसेस? वो रिया थी जो रोहन के साथ हाँफती हुई वहां पहुंची थी। ओह, तुम लोग आ गए। आज रात एक पार्टी है और मालिनी मेरी एस्कॉर्ट होगी, तो उसे एक अच्छी ड्रेस चाहिए। कौन बदतमीज आज पार्टी दे रहा है? क्या उसे नहीं पता कि व्हाइट होटल में समर गैदरिंग है जहाँ सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं? रिया ने पूछा तो सब लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखने लगी। रुको, क्या तुम उस गैदरिंग में जा रहे हो? रिया ने शौक में पूछा। हाँ, मालिनी ने शर्माते हुए कहा। यंग मास्टर, मालिनी एक स्लट है, वो वहाँ आपकी नाक कटवा देगी, मुझे ले चलिए। रिया आर्यव पर झपटने लगी, पर आर्यव साइड हट गया और रिया एक संगमरमर के खंभे से जा लिपट गई। वो नहीं हो सकता, हमारे नाम पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, उसने झूठ बोलकर पल्ला झाड़ा। अब तुम लड़कियां शॉपिंग करो, मुझे कुछ काम है। लंच के वक्त यहीं मिलते हैं। मैं लोकेश को साथ ले जा रहा हूँ, तो आकाश तुम लड़कियों के साथ रहोगे। आकाश ने सर हिलाया, उसे शॉपिंग करने का शौक था। यंग मास्टर, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? रोहन ने जेंटलमैन बनने का नाटक किया। वो आर्यव के साथ रहकर कुछ पैसे ऐंठने का प्लान कर रहा था। आर्यव ने नफरत से उसे देखा पर हाँ कह दिया। वो मॉल से बाहर निकल गया जहाँ लोकेश एसयूवी के पास एक औरत पर रौब झाड़ रहा था। क्या पूरा दिन मेरा इंतजार करवाओगे? आर्यव चिल्लाया। लोकेश तुरंत भागा और दरवाजा खोला। आर्यव गाड़ी में बैठ गया और रोहन भी बगल वाली सीट पर चढ़ गया। कहाँ जाना है यंग मास्टर? लोकेश ने पूछा। मुझे कुछ ड्रग्स खरीदने हैं, 5th स्ट्रीट के साउथ कॉर्नर पर चलो, आर्यव ने जोर से कहा। लोकेश ने सोचा कि यंग मास्टर को किसी गलत सोर्स से चीजें नहीं लेनी चाहिए, कुछ काम अपने ही हाथों से करने चाहिए। आर्यव ने कहा, उनकी गलतफहमी दूर किए बिना। चैप्टर 92 घाट और साजिश। हालांकि उनकी मंजिल बहुत दूर नहीं थी, पर गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। समर गैदरिंग की तैयारियों की वजह से सड़कों पर बहुत भीड़ थी। कई बड़े लोग आने वाले थे और कुछ रास्ते तो बंद ही कर दिए गए थे। रोहन चाहता था कि वो आर्यव से अकेले में कुछ बात करे, पर उस कमबख्त ड्राइवर ने अपने कान पीछे की तरफ मोड़ रखे थे, इसीलिए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर की अजीब खामोशी के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मेरा यहीं इंतजार करो, आर्यव ने लोकेश से कहा और गाड़ी से नीचे उतर गया। रोहन तुरंत उसके पीछे हो लिया, यही उसका मौका था। 2 मिनट चलने के बाद जब उसने देखा कि आर्यव आसपास का जायजा लेने के लिए रुका है, तो उसने अपना गला साफ किया। यंग मास्टर, हमने मालिनी को अपने घर में पाला है, उसे खिलाया पिलाया और कपड़े दिए। मेरी माँ बहुत दुखी होगी अगर वो हमें छोड़कर गई। शायद वो पुलिस को फ़ोन करके आप पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगा दे। मैं सोच रहा था अगर आप हमें कुछ हर्जाना कॉम्पनसेशन दे पाते। रोहन ने दबी आवाज़ में कहा। उसे लगा कि एलीट लोग बदनामी से डरते हैं और पैसे दे देंगे। ओ, तो तुम उसे मुझे बेचना चाहते हो? आर्यव ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैं ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, रोहन ने कहा, पर उसका मतलब वही था। ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, पर उसके बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसके या मेरी हवेली के पास देखा तो मैं अपने गार्ड्स को तुम्हें मारकर कुत्तों को खिलाने का हुक्म दे दूंगा, आर्यव ने इधर उधर देखते हुए कहा। रोहन अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने धमकियों को सीरियस नहीं लिया। वो थोड़ा और बार्गेनिंग करने की सोच रहा था, शायद 1 आध लाख और मिल जाएं। पर उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही एक हुड पहने हुए आदमी ने आर्यव के पास आकर भारी आवाज़ में पूछा, क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? आर्यव ने सर हिलाया और अपने पॉकेट को थपथपाया। मेरे पीछे आओ। वो आदमी आर्यव को लेकर एक तंग गली में चला गया। रोहन धीरे से उनके पीछे गया और एक कचरे के डिब्बे के पीछे छुपकर झांकने लगा। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो आदमी अपना सामान निकालने ही वाला था कि आर्यव ने एक साइलेंस्ड गन से उसके सर में गोली मार दी। रोहन की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने देखा कि उस मरे हुए आदमी के हाथ पर एक छोटा से लोटस टैटू था। वो खतरनाक लोटस गैंग का बंदा था। आर्यव धीरे से उसके पास गया, उसकी जेब से सामान निकाला और गली से बाहर आ गया। उसने रोहन को देखा जो पसीने से लथपथ खड़ा था। ठीक है, तो डील पक्की, मैं तुम्हें कल पैसे भेज दूंगा, आर्यव ने कहा। हाँ, मैं इंतज़ार करूंगा, अब मुझे कुछ काम है। रोहन वहाँ से तेज़ी से भाग निकला। वो अपनी बहन को भी बेचना चाहता था, पर अब इस पागल के साथ रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अगर लोटस गैंग को पता चला तो वो लोग आर्यव के साथ साथ उसे भी मछलियों के साथ सुला देंगे। उसे लगा कि उसकी कज़न अब खतरे में है, पर अब वो उसे बेच नहीं सकता था। जान है तो जहाँ है, उसने सोचा। बस उम्मीद की कि मौत से पहले आर्यव उसे पैसे भेज दे। आर्यव को उस बेवकूफ़ की परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ में मौजूद सुई नीडल को देखा। जहरीला असर। वो आदमी एक असासन था जिसे उसे मारने भेजा गया था। पहले मिली उस औरत और बच्चे ने शायद गाड़ी में बग लगा दिया था। आर्यव ने अपनी अप्रेजल स्किल से देख लिया था कि उन पर गोखले फैमिली, 3rd पावरफुल काउंसिल फैमिली का स्लेव मार्क था। वो बच्चा असल में एक 70 साल की औरत थी भेस में। उन्हें लगा कि वो ड्रग डीलर के बहाने उसे सुनसान जगह ले जाकर ख़त्म कर देंगे, पर आर्यव ने धोखे से उसे मार गिराया। ये शायद तारन की गिरफ्तारी का बदला था। शिट, उसने गाली दी। अब एक और दुश्मन पीछे पड़ गई है। उसने तुरंत मीरा और हेमा को मैसेज करके होशियार रहने को कहा। आर्यव ने लोकेश से झूठ नहीं बोला था। वो वाकई इंग्रेडिएंट्स लेने आया था। वो उसी पुरानी फार्मेसी में पहुंचा जहां से उसने तुषार के लिए दवाई ली थी। ओ, तुम फिर आ गए, पुराने अल्केमिस्ट ने कहा। हाँ, कुछ सामान चाहिए। आर्यव ने हर्ब्स की लिस्ट पकड़ाई।
क्या तुम्हारी पत्नी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया? बूढ़े ने पूछा। आर्यव समझ गया कि वो पुरानी दवाई के असर के बारे में पूछ रहा है। पत्नी नहीं, पर हाँ, एक शरारती लड़का हुआ है। हमने उसका नाम तुषार रखा है। दवाई का असर बिल्कुल वैसा ही था जैसा चाहिए था, आर्यव ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े ने लिस्ट देखी और थोड़ा हैरान हुआ। इसमें तो दिमाग शांत करने वाली और भड़काने वाली दोनों तरह की हर्ब्स हैं। क्या रेसिपी सही है? हाँ, ये एक शरारती लड़की के लिए है। क्या ये मिल जाएंगी? आर्यव ने पूछा। हाँ, आगे वाली सस्ती है पर पीछे वाली मुश्किल है। वो शायद किसी फॉर्मेशन के लिए है। मेरे पास आधी है और उनकी कीमत बहुत कॉइन्स होगी। बाकी के लिए मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवा दूंगा, बूढ़े ने कहा। आर्यव मान गया। बूढ़ा 15 मिनट बाद 2 पेपर बैग्स लेकर आया। पहला बैग $1500 का है, दूसरा 80,000 कॉइन्स का। आर्यव ने तुरंत पैसे दे दिए। आशा जैसा पिगी बैंक होने के बाद उसे इन चिल्लर की परवाह नहीं थी। आर्यव सामान लेकर गाड़ी के पास पहुंचा। सब हो गया? हैरानी से पूछा। मैं अकेला ड्राइव करूंगा, तुम वापस कंपनी जाओ, नहा धो लो, तुमसे बदबू आ रही है। रात को मुझे पार्टी पर ले जाने के लिए आना, आर्यव ने कहा और गाड़ी लेकर निकल गया, लोकेश को सड़क के बीच खड़ा छोड़कर। लोकेश पर एक ट्रैकर लगा था, इसलिए आर्यव ने उसे हटा दिया ताकि कोई उस पर नजर न रख सके। मीरा और बाकी लड़कियों ने अपनी शॉपिंग शुरू की। उन्हें सिर्फ मालिनी के लिए ड्रेस नहीं लेनी थी, बल्कि आशा और उसकी बहनों के लिए भी कपड़े और जरूरी सामान लेना था। मालिनी इतनी महंगी शॉपिंग देखकर दंग थी। आकाश खामोश थी और बैग्स उठा रही थी, पर कभी कभी वो किसी प्यारी चीज की तरफ इशारा करती और मीरा उसे तुरंत खरीद लेती। फिक्र मत करो लड़कियों को क्यूट चीजें पसंद आती हैं, मैं यंग मास्टर को नहीं बताऊंगी, मीरा ने मजाक में कहा। जल्दी ही वो शहर के सबसे लग्जरियस इवनिंग गाउन स्टोर में पहुंची। मीरा ने एक ब्लैक हॉल्टर ड्रेस पसंद की। यंग मास्टर चाहते हैं कि पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ तुम पर हों, मीरा ने कहा। तभी एक और घमंडी लड़की वहां चिल्लाई, मुझे ये ड्रेस चाहिए। हम यहाँ पहले आए हैं, मीरा ने ठंडे ढंग से कहा। ओह, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो? उस लड़की ने पूछा। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना कार्ड सेल्समैन को दिया। पेमेंट सक्सेस हो गई। वो घमंडी लड़की वहां से गुस्से में निकल गई। मीरा ने कुछ और चीजें खरीदी और वो बाहर आ गई। तभी रिया का फोन बजा। रोहन? क्या? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? सच में? उसने मालिनी की तरफ देखते हुए फुसफुसाया। उसने फोन रखा और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। मालिनी ने उसे एक बैग दिया। तुझे ये पसंद आया था, मेरी तरफ से गिफ्ट रख ले। रिया ने बैग लिया और बिना कुछ भाग गई। रोहन ने उसे बताया था कि आर्यव ने एक ड्रग डीलर को मार दिया है, इसलिए वो इन सबसे दूर भागना चाहती थी। तुम जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो, मीरा ने मालिनी से कहा। मैंने अपने पैसों से खरीदा है, आर्यव को मत बताना, मालिनी ने कहा। हाँ, पर वो लड़की हसन फरामोश निकलेगी, मीरा ने समझाया। मालिनी ने सर हिलाया और एक्सेसरी स्टोर में घुस गई। मीरा मुस्कुराई और खुद भी कुछ ट्रिंकेट्स देखने लगी, पर जब उसने एक प्यारा सा ब्रेसलेट खरीदने के लिए कार्ड दिया तो शॉपकीपर ने कहा कि कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। उप्स, मीरा ने जीभ निकालते हुए कहा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। उम्मीद है यंग मास्टर गुस्सा नहीं करेंगे। चैप्टर 93 किस्मत का खेल और मौत से सामना। आर्यव को उस कार डीलरशिप तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ा जो उसके दिमाग में थी। शहर का ये हिस्सा सबसे ज्यादा लग्जूरियस था, इसलिए उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए चलने में कोई ऐतराज नहीं था। 5 मिनट बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये जगह ना सिर्फ महंगी गाड़ियों में डील करती थी, बल्कि ये उसके परिवार की ही प्रॉपर्टी थी। आर्यव धीरे से शोरूम में घुसा और एक सही गाड़ी ढूंढने लगा। उसे अपनी पसंद की गाड़ी मिल ही गई थी कि तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास इस गाड़ी को खरीदने के पैसे हैं? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ सिर्फ गाड़ियों के साथ सेल्फी लेने आए हो। चलो वापस उसी गटर में जाओ जहाँ से निकल कर आए हो। एक औरत घमंड में चिल्ला रही थी। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम जैसे भिखारी के साथ कौन शर्त लगाएगा? गार्ड्स कहाँ हैं? क्या आपको लगता है मैं ऐसी जगह से कार खरीदूंगी जहां ऐसे भिखारी घूमते हो? उस औरत ने कहा। आर्यव एक बड़ी एसयूवी के पीछे से निकला तो उसने देखा कि वहां तुषार खड़ा था, टैंक टॉप, स्पोर्टी शॉर्ट्स और प्लास्टिक की चप्पल पहने हुए। बिल्कुल एक गुंडा लग रहा था। वो एक अमीर अधेड़ उम्र की औरत से बहस कर रहा था, जबकि एक सेल्स वुमन बेच बचाव की कोशिश कर रही थी। क्या वो भेड़ की खाल में शेर बनने का नाटक कर रहा था? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आर्यव सोच ही रहा था कि उसे बीच में पड़ना चाहिए या नहीं, तभी पीछे से एक प्यारी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटे बालों वाली सुंदर सेल्स वुमन खड़ी थी। वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, पर आर्यव को यकीन था कि पिछली जिंदगी में वो उससे कभी नहीं मिला। वो उससे थोड़ी बड़ी लग रही थी, शायद हाल ही में ग्रेजुएट हुई थी। वहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो लड़का बहुत देर से यहाँ घूम रहा है और सेल्स वुमन से फ्लर्ट कर रहा है, मैनेजर ने पूछा तो वो औरत बीच में आ गई और उसे जलील करने लगी, लड़की ने कहा। आर्यव ने सर हिलाया। ये तो बिल्कुल फिल्मी फेस स्लैपिंग सिचुएशन थी। ठीक है, मुझे ये एसयूवी चाहिए। आर्यव ने तुषार को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सामने खड़ी बड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। सच में? लड़की ने हैरत से पूछा। वो यहाँ नई थी और बाकी लोग उसे कस्टमर से बात नहीं करने देते थे क्योंकि कमीशन का चक्कर था, पर इस बार सब लोग तुषार का मजाक उड़ाने और उस अमीर औरत को खुश करने में लगे थे, इसलिए सिर्फ इसी ने इस हैंडसम लड़के पर ध्यान दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सच में गाड़ी खरीद लेगा।
प्लीज इस तरफ आइए। उसने आर्यव को सेल्स ऑफिस की तरफ रास्ता दिखाया, जहां क्लर्क ने तुरंत उसका कार्ड पेमेंट के लिए ले लिया। उसी वक्त तुषार भी उस अमीर औरत के साथ ऑफिस में घुसा। अगर मैं जीत गया और ये कार खरीद ली तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा। अगर मैं हारा तो तुम मेरे साथ वही कर सकती हो। दम है शर्त लगाने का? तुषार ने अपना कार्ड निकालते हुए पूछा। मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारना चाहूंगी? उस औरत ने कहा। ऐसा करते हैं, अगर तुम हारे तो आज रात तुम मेरे खिलौने बनोगे और जो मैं कहूंगी वही करोगे। उसने तुषार की मसल्स को देखते हुए अपने होंठ चाटे। जो भी हो, पर मुझे ये सब पेपर पर चाहिए। तुम जैसे अमीर लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। तुषार बोल ही रहा था कि उसने देखा क्लर्क किसी और के कार्ड में बिजी है। उसने मुड़कर देखा तो सामने आर्यव था। तुम? वो चिल्लाया। क्या इत्तेफाक है? आर्यव ने एक झूठी उदास आवाज में कहा। हाँ, इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया? तुषार को आर्यव को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। तुमसे मतलब? आर्यव ने चिढ़कर कहा। एक्सक्यूज मी, पर आपका कार्ड वैलिड नहीं है। क्लर्क ने ठंडे ढंग से आर्यव को कार्ड वापस देते हुए कहा। आर्यव ने तेवर चढ़ाए और कार्ड को देखा। ये वही अकाउंट था जो उसे शंकर, हेड बटलर देवराज के अंडर ने रिवॉर्ड के तौर पर दिया था। सर, क्या आपके पास पेमेंट का कोई और जरिया है? सेल्स गर्ल ने तमीज से पूछा। तुषार ने आर्यव को अजीब नजरों से देखा। क्या इसने वो सारा पैसा उस पॉर्न मूवी के लिए खर्च कर दिया? एक और भिखारी, क्या तुम भी उसके साथ शामिल होकर आज रात मेरी सेवा करना चाहोगी? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। उस मोटी औरत ने आर्यव का हैंडसम चेहरा देखकर कहा। आर्यव उनकी तरफ नहीं मुड़ा। उसने बस अपना बैंगनी फैमिली टोकन निकाला और काउंटर पर रख दिया। आखिर ये उसके परिवार की ही दुकान थी। 1 मिनट रुकिए प्लीज। क्लर्क घबरा गया और टोकन लेकर दूसरे ऑफिस की तरफ भागा। सेल्स गर्ल हैरान थी कि इस टोकन का क्या मतलब है। आर्यव ने सर हिलाया और रूम से बाहर एसयूवी की तरफ निकल गया। वो अब वहां और नहीं रुकना चाहता था, पर उसने सोचा कि कार्ड को क्या हुआ और तुरंत करण को फोन लगाया। बटलर का काम ही यही था, ऐसी सिचुएशंस को ठीक करना। यंग मास्टर, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? करण ने फोन उठाया। मेरा बैंक कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा? आर्यव ने पूछा। 1 सेकंड, आई थिंक कार्ड ओवरड्रॉ हो गया है, करण ने घबराते हुए कहा। क्या एलीट वारिसों के पास अनलिमिटेड क्रेडिट नहीं होता? आर्यव ने पूछा। ये मेरी गलती थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले कार्ड मिलने की वजह से मैं उसे सिस्टम से कनेक्ट करना भूल गया। मैं अभी करता हूँ, करण ने कहा। तुम्हारे पास 5 मिनट है और एक काम करो, वो बंदा जिसने मुझसे पैसे लिए थे। तुषार? समझ गया। उसका कार्ड 24 घंटे के लिए फ्रीज कर दो। अभी करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है, आर्यव ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। समझ गया। कुछ और? मैंने लोटस गैंग के एक बंदे को मार दिया है। उसने मुझे असैसिनेट करने की कोशिश की थी। परिवार को रिपोर्ट करो और उस गैंग को खत्म कर दो। आर्यव ने फोन काट दिया। तभी उसे कांच टूटने की आवाज आई और उसने मुड़कर देखा तो वो सेल्स गर्ल वहां शॉक में खड़ी थी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब सुनना नहीं था, वो घबरा कर बोली। आर्यव हैरान था, कांच टूटने से नहीं बल्कि उन काले धागों से जो उसे एक पल के लिए दिखाई दिए। वो धागे उस लड़की का गला घोंट रहे थे और एक चमकीला धागा आर्यव की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो मदद मांग रहा हो। ये किस्मत है, उसे एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल एक्टिवेट की। ISHA कृष्णा, ब्लड लाइन एल्डर ड्रैगन 75% प्योरिटी, फेट, डेथ फ्लैग /50 मिनट्स। आर्यव दंग रह गया। इस लड़की में वर्धन परिवार का एल्डर ड्रैगन ब्लड लाइन था। उसने लड़की को शौक में देखा और फिर तेवर चढ़ाते हुए उसके चेहरे को देखा। ये लड़की जल्द ही मरने वाली है। उसने दिमाग लगाया। मैं तुम्हें 2 रास्ते दूंगा, पहला मौत, दूसरा जो मैं कहूँ वही करना होगा, आर्यव ने कहा। ये सुनने में धमकी जैसा था, पर वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो किस्मत बदल सकता था? उसका फेट D+ था और लड़की का E। थियरी के हिसाब से वो उसका फेट बदल सकता था। ईशा घबराई हुई थी कि तभी क्लर्क ब्रांच मैनेजर के साथ वापस आया। मैनेजर ने झुककर प्रणाम किया। यंग मास्टर, ये रहा आपका टोकन। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, पेमेंट हो गई है। ईशा ने सोचा, यंग मास्टर, क्या ये मेरी मदद करेगा? इस लड़की की क्या कहानी है? आर्यव ने उसकी तरफ इशारा किया। इसका नाम ईशा है। चेयरमैन के बेटे ने इसे अपना कर्ज चुकाने के लिए यहाँ भेजा है। उसने हुक्म दिया है कि इसे मिनिमम बेच दी जाए और इसका कमीशन ब्लॉक कर दिया जाए, मैनेजर ने कहा। ईशा शॉक में थी। वो कमीना लक्ष्य, उसने सोचा। ठीक है, उस बंदे के पैसे मेरे अकाउंट से भर दो, आर्यव ने मैनेजर से कहा और ईशा की कमर में हाथ डालकर उसे खींचा। अब से तुम मेरी हो। उसने जबरदस्ती उसे अपनी नई SUV में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ईशा इतनी शौक में थी कि भागना ही भूल गई। मैनेजर ने झुककर आर्यव को विदा किया और वो अकड़ के साथ शोरूम से बाहर निकल गया। ईशा डर रही थी, क्या मैं एक कातिल के पंगे में फंस गई हूँ? सर, मैं, ईशा कुछ कहना चाहती थी। मुझे आर्यव कहो, उसने मुड़ते हुए कहा। क्या आप मुझे मारने वाले हैं? उसने डरते हुए पूछा। मैं बाद में समझाऊंगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यव ने एक लेदर वेस्ट निकाला और उसकी तरफ फेंका। इसे पहन लो, सेफ्टी के लिए। ईशा को लगा शायद इसे कॉस्प्ले का कोई शौक है। मैं आपके लिए काम करूंगी अपना कर्ज चुकाने के लिए, पर मैं जिस्म नहीं बेचूंगी। अगर आप नहीं माने तो मैं जान दे दूंगी, उसने जिद में कहा। ठीक है, पहन लो अब इसे, आर्यव ने कहा, पर बड़बड़ाया। ये काम नहीं कर रहा। अचानक उसने गाड़ी रोकी। ईशा ने देखा सामने शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट लवर्स डेन था। आर्यव उसे लेकर अंदर गया। वेटर ने रिजर्वेशन पूछी तो उसने अपना टोकन दिखाया। मुझे तुम्हारा सिक्योर रूम चाहिए,
वेटर ने उन्हें एलिवेटर तक पहुंचाया। एलिवेटर बेसमेंट में रुका। ये मुझे नीचे क्यों ले जा रहा है? ईशा की आंख से एक आंसू गिरा। आर्यव ने उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा किसी तिजोरी जैसा था। क्या आपको इतनी जल्दी है? ईशा ने गुस्से में पूछा। वहां बैठो। आर्यव ने एक काउच की तरफ इशारा किया। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर ईशा डर गई। किस लिए? मैं अभी नहीं बता सकता, बस मुझ पर भरोसा रखो। आर्यव ने पॉकेट से एक अजीब सा गहना निकाला और इसे अगले 5 मिनट तक पकड़े रखो। कुछ भी हो जाए घबराना मत, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ईशा थक गई। मारे जाएंगे? अचानक कमरे की लाइट मध्यम हो गई और दीवारों से एक परछाई निकलने लगी। वो एक अजीब लाल रंग का मखलूक था, जिसकी पूरी बॉडी पर आंखें थीं। वो एक कुत्ते जैसा था, पर उसकी नाक लंबी थी और सर पर 6 आंखें थीं। ईशा की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होने लगी। उसे अपने अंदर से एक आवाज आई, भागो। वो हिलना चाहती थी, पर आर्यव ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ईशा को उसकी बाहों में एक अजीब सी सेफ्टी महसूस हुई। वो चीज कमरे में दीवारों और छत पर रेंगने लगी। फिर उसने ईशा के पास वाले काउच पर हमला किया। उसकी जीभ एक कांटेदार हंटर की तरह थी, जिसने काउच के परखच्चे उड़ा दिए। उसने उन टुकड़ों को एक बार में निगल लिया, फिर पूरे कमरे में नजर डाली और वापस निकल गया। आर्यव ने तब तक सांस नहीं ली जब तक उसने ईशा के मुंह से हाथ नहीं हटाया। उसने मुस्कुराते हुए देखा, तुम अभी मौत के मुंह से बचकर निकली हो। वो काउच पर रिलैक्स होकर बैठ गया। अब मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ, उसने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। चैप्टर 94 खून का रिश्ता और पातालमनी। तुषार की हालत बयां करने के लिए बहुत से शब्द हो सकते हैं, पर फिलहाल बेचारा और बदकिस्मत ही काफ़ी होंगे। उसका कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा था? उसका प्लान था कि वो उस अमीर औरत के साथ गैम्बलिंग करेगा और फिर उसे थप्पड़ ना मारने के बदले अपनी नई कार के पैसे भरवाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये शर्त हार जाएगा। एक बार फिर ट्राई करो, उसने क्लर्क से कहा, जो अब अपना सब्र खो रहा था। सर, ये 5वीं बार है, आपका कार्ड इनवैलिड बता रहा है। क्या आपको यकीन है ये आपका ही कार्ड है? उसने तमीज़ से पूछा। वो अधेड़ उम्र की औरत पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या बेवकूफ़ लड़का है? उसने अपने हाथ में मौजूद साइंड पेपर को देखकर सोचा। इस गधे ने खुद ही गैम्बलिंग अग्रीमेंट लिखा और साइन किया था। अब वो रात भर के लिए उसकी थी। शायद वो उसे आज रात की पार्टी में अपना पेट पालतू बनाकर ले जाए। उसकी सहेलियां बहुत जलेंगी। 1 मिनट रुको, तुषार ने बैंक को फ़ोन लगाया। सॉरी सर, आपके अकाउंट पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे फ्रीज कर दिया गया है। कल तक सब ठीक हो जाएगा, बैंक सपोर्ट ने कहा और फ़ोन काट दिया। धत तेरी की, तुषार ने गाली दी और पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत ने अपने बैग से एक पट्टा, लीश और कॉलर निकाल लिया था। क्या वो ये सब सामान अपने साथ क्यों घूमती है? तुम इसे खुद पहनोगे या मैं पहनाऊं? उसने हल्का सा शर्माते हुए तुषार से पूछा। आर्यव ने एक ठंडी सांस ली और काउच पर रिलैक्स होकर ईशा की तरफ देखने लगा। इस लड़की को बचाने ने उसे थका दिया था। पहले उसे लगा था कि जो S लेवल आर्मर उसने आकाश एलेक्स के लिए लिया था वो काम कर जाएगा, पर डेथ फ्लैग गायब नहीं हुआ। तो उसका दूसरा प्लान इसे एक सेफ रूम में लाने का था। लवर्स डेन में हर फैमिली बिल्डिंग की तरह एक ऐसा रूम था, पर उसने भी काम नहीं किया। उसने ईशा को कई बार चेक किया, पर उसकी बॉडी पर ना कोई जहर था ना कोई कर्स, तो उसे यकीन हो गया कि जो भी खतरा है वो एक्सटर्नल है और शायद सोल अटैक कर रहा है। इसीलिए उसने अपनी डिस्गाइज स्किल से ईशा का एक डबल बनाया और उसे हॉरास ज्वेल दे दिया। ये प्लान काम कर गया और उस डीमन ने काउच को ही ईशा समझकर खा लिया, क्योंकि आर्यव ने उसका स्वाद बदल दिया था। किसने सोचा था कि उसकी स्किल का ये बेकार सा फीचर इतना काम आएगा? मुझे अपने बारे में बताओ, उसने ईशा से पूछा और उसे फ्रिज से पानी की बोतल दी। वो अभी भी थोड़े शौक में थी। मैं एक अनाथ थी। मेरे असली माँ बाप ने मुझे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। वहाँ मुझे मेरे अडॉप्टिव पिता और माँ ने अडॉप्ट किया जब मैं 8 साल की थी, उसने पानी पीने से मना करते हुए कहा। मेरी अडॉप्टिव माँ का इंतकाल जल्दी हो गया, तो पिताजी ने ही हमें पाला। 2 साल पहले वो बहुत बीमार हो गए, इसलिए मैंने एकेडमी छोड़ दी ताकि उनका और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख सकूं। पर उनके ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मुझे अपने एक दोस्त से शर्त लगानी पड़ी। बाकी तो आप जानते ही हैं। उसने आर्यव की तरफ देखा, जैसे उम्मीद कर रही हो कि वो समझाए कि वो चीज़ क्या थी। आर्यव ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसकी कहानी ऐसी ही होगी, और उसे एहसास हुआ कि जिस हादसे का वो इंतज़ार कर रहा था शायद वो हो चुका है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। बॉस, यंग मास्टर, मैं सुमन बोल रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट किरण की सेक्रेटरी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, क्या हुआ? आर्यव ने पूछा, हालांकि उसे पहले से पता था। किरण ने उन्होंने खुदकुशी कर ली है, उसने कहा। आर्या वर्मा कहाँ है? आर्यव ने पूछा। उसे काले कपड़े पहने कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब से कंपनी तुम चलाओगी जब तक मैं सब ठीक ना कर दूं, पर याद रखना, अगर कोई गलती की तो तुम्हारा अंजाम भी किरण जैसा होगा। सुमन शॉक में रह गई। किरण का कमरा सील कर दो, किसी को अंदर मत जाने देना। मैं बाद में किसी को भेजूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर पुलिस ने पहले ही जगह सील कर दी है, सुमन ने कहा। अच्छा है, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वही करो जो मैंने कहा है।
आर्यव ने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानता ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा, और मुझे नहीं लगता तुम मुझ पर यकीन करोगी, पर तुम्हें एक बात जाननी ज़रूरी है, आर्यव ने डर से सहमी हुई ईशा से कहा। मेरे पास ठोस वजह है ये मानने की कि तुम मेरी बहन हो, उसने ईशा की आंखों में देखकर कहा। अगर ये कोई मजाक है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था। ये मजाक नहीं है, तुम्हारी असली माँ अभी मारी गई है, और जिस चीज़ ने तुम पर हमला किया था उसने पहले उन पर हमला किया होगा, और फिर वहाँ से तुम्हारी महक यहाँ तक पीछा करती आई। ईशा को समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे। उसने असली माँ मर गई, अगर ये सच भी था तो उसे बुरा नहीं लगा। क्या ये कोई नया स्कैम है? मेरे पास लूटने के लिए कुछ नहीं है, उसने शक में पूछा। मैं सब बाद में समझाऊंगा, अभी हमें अपने पिता से मिलना है। आर्यव ने अपने पिता का नंबर मिलाया। फ़ोन कनेक्ट हुआ और आर्यव को अपने पिता की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। आर्यव, मैं आर्या वर्मा की मदद नहीं कर सकता। किरण ने मुझसे झूठ बोला था। आर्या मेरी असली बेटी नहीं है, अब उस औरत ने खुदकुशी कर ली है, देवराज ने परेशानी में कहा। मुझे पहले से पता था, आर्यव ने कहा। क्या, कब से? देवराज ने पूछा। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, पर मुझे कंफर्म करना था इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देवराज शॉक में था। क्या इसका ताल्लुक तुम्हारी क्लास से है? हाँ। क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे और आर्या को बचा लेंगे? आर्यव ने पूछा। अगर मेरे बस में होता तो ज़रूर करता, पर परिवार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। उन्हें पता चला है कि 21 साल पहले किरण ने एक बैंगनी बालों वाली बच्ची की तलाश की थी ताकि वो हमें धोखा दे सके, पर आर्या जो मेरी बेटी नहीं थी उसके पास फैमिली ब्लड लाइन नहीं थी, इसीलिए किरण कभी मेन वाइफ नहीं बन पाई। अब आर्या को फैमिली आइलैंड ले जाया जा रहा है। देवराज ने ठंडी सांस ली। क्या आप उसकी हियरिंग 2 दिन के लिए टाल सकते हैं? मुझे लगता है मैं दादी को मना लूंगी कि वो आर्या मुझे दे दे, आर्यव ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा, पर वजह क्या है? मुझे मेरी असली बहन मिल गई है, किरण की असली बेटी। मुझे लगता है किरण ने पैदा होते ही उसे आर्या से बदल दिया था। हमें बस उसे नेदरस्टोन कोर रूम टच करवाना होगा कंफर्म करने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? देवराज की आवाज़ में हैरानी और शक दोनों था। हाँ, किसी ने उसे असैसिनेट करने की कोशिश की। किरण ने खुदकुशी नहीं की, उसे किसी ने राज छुपाने के लिए मारा है। मैं लवर्स डेन में हूँ, क्या आप आ सकते हैं? मैं पहले से यही हूँ, टॉप फ्लोर पर मिलो, देवराज ने कहा। आर्यव ने ईशा को उठाया। तुमने सुना, हमारे पिता ऊपर हैं, चलो मिलते हैं। एक टेस्ट होगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हें हरजाने के साथ घर छोड़ दूंगा। ईशा ने कुछ नहीं कहा, उसने आर्यव की आंखों पर भरोसा करने का फैसला किया। एलिवेटर टॉप फ्लोर पर पहुंचा। ईशा को अचानक चक्कर आने लगे और उसका शरीर गिरने लगा, पर आर्यव के मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया। तुम थोड़े शौक में हो, मैं जानता हूँ, कुछ ही देर में सब साफ हो जाएगा, उसने नर्म आवाज में कहा। आर्यव ईशा को लेकर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में घुसा। क्या ये वही है? देवराज ने कमरे में घुसते हुए पूछा। ईशा को देखकर उसे किरण की जवानी की याद आ गई। हाँ, आर्यव ने कहा, इसे एक डीमन अटैक कर रहा था। मेरा अंदाजा है कि किरण किसी और ताकत की एजेंट थी और ईशा पर भी वही डिमोनिक कर्स था। मैंने इसे बचा लिया। देवराज ईशा के पास बैठा और उसकी कहानी सुनी। शंकर, नीचे वॉल से नेदर स्टोन लेकर आओ और इसकी बातों की तस्दीक करो, देवराज ने शंकर से कहा, जो पीछे खड़ा था। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप मेरे बाप नहीं हैं, ईशा ने जिद में कहा। क्यों? मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक दिया था। आप जैसा अमीर आदमी ऐसा क्यों करेगा? और अगर आप सच भी कह रहे हैं तो मैं अपने अडॉप्टिव पिता को कभी नहीं छोड़ूंगी। बेटा, तुम्हें फेंकने वाली तुम्हारी माँ और मामा थे, देवराज ने कहा। तभी शंकर एक बॉक्स लेकर आया। उस बॉक्स में एक चमकीला भूरे रंग का पत्थर था, नेदरस्टोन। इसे छूकर देखो, अगर तुम मेरी बेटी हो तो हमें अभी पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट ज़्यादा सही नहीं होगा, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। वो बाद में करेंगे, पर यह ज़्यादा ज़रूरी है। ईशा ने डरते हुए उस पत्थर को छुआ और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसके सर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो चीखती हुई जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। देवराज शॉक में था, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। शंकर ने जल्दी से ग्लास टेबल हटाई ताकि ईशा को चोट न लगे। ईशा के बाल बहुत तेजी से बैंगनी होने लगे और उसका शरीर थोड़ा लंबा होने लगा। असल में हर बच्चे को नेदरस्टोन छुआई जाती है और अगर खून प्योर हो तो ब्लड लाइन मैनिफेस्ट हो जाती है और बाल बैंगनी हो जाते हैं। ईशा अब ऑफिशियली एक वारिस बन चुकी थी। चैप्टर 95 नए रिश्ते और पर्पल सूट। आर्यव ने देखा कि ईशा का दर्द लगभग 15 मिनट बाद थमा और वो धीरे धीरे एक गहरी कोमा में चली गई। ये नॉर्मल था, उसके शरीर में पूरी तरह बदलाव आया था और कुछ बदलाव अभी भी हो रहे थे। उसके बाल बैंगनी होने के अलावा उसका कद भी बढ़ गया था। जो काली पैंट्स उसने पहनी थी वो अब 3 उंगल छोटी हो गई थी। उसकी स्किन मोती की तरह चमकदार हो गई थी और सबसे ज़्यादा बदलाव उसके चेहरे पर था। सारी झाइयाँ गायब हो चुकी थीं और वो पहले से 10 गुना ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देवराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए खामोशी से देखा और फिर आर्यव की तरफ मुड़ा। तुमने अच्छा काम किया, उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। अगर इसके बाल भी बचपन से तुम्हारे जैसे पर्पल होते तो उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। फिर उसने शंकर की तरफ देखा। इसे बेडरूम में ले जाओ आराम करने के लिए। इसके कपड़े बदल दो, ब्लड सैंपल लो और चेक करो कि वो वर्जिन है या नहीं। देवराज बोल ही रहा था कि दरवाजे पर खड़ी लता ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो तुम्हारी बेटी है और तुम चाहते हो कि कोई मर्द उसे चेक करे? कितने बड़े बेवकूफ़ हो। उसने देवराज को झड़ते हुए शंकर को इशारा किया कि ईशा को अंदर ले जाए। मैं खुद देख लूंगी,
उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। आर्यव ने अपने बाप की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी। अगर उनकी किसी और पत्नी ने उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत की होती तो उसके 2-4 दांत गायब होते। लता को ईशा के साथ जो हुआ उसे देखकर हैरानी नहीं हुई। आपने उसे काफ़ी कुछ बता रखा है ना? आप उसे मेन वाइफ का स्टेटस देना चाहते हैं, चाहे बच्चा वारिस हो या ना हो, आर्यव ने अपने पिता से कहा। देवराज थोड़ा खांसने लगा। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी कि उसके बेटे ने उसका प्लान पकड़ लिया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये परिवार के कानून के खिलाफ नहीं है, उसने कहा। सिर्फ तब जब ये परिवार के फायदे के लिए हो। आपने दादी को क्या रिश्वत दी है? आर्यव ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, जिस पर देवराज ने उसके सर के पीछे एक हल्का सा चपाट मारा। उसका बेटा दिन ब दिन ज्यादा आकड़ दिखा रहा था। अब से उसे चौथी माँ कहकर बुलाना, उसने आर्यव की बात को ना करते हुए कहा। जरूर, और मुझे वो पसंद भी हैं, पर मुझे नहीं लगता मेरी स्टेप मदर्स को वो पसंद आएंगी, आर्यव ने कहा। इसीलिए मैं उसके बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर बच्चा वारिस निकलता है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और अगर उन औरतों ने कोई चालाकी दिखाई तो मुझे उन्हें याद दिलाने में डर नहीं लगेगा कि उनका मालिक कौन है, देवराज ने अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा। उसे पता था कि वो सब आर्यव के खिलाफ साजिश कर रही हैं, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। पर लता अलग थी, अगर किसी ने उसे छुआ तो वो खुद उन्हें मार डालेगा। उसी वक्त शंकर एक ब्राउन फोल्डर लेकर कमरे में आया। मुबारक हो मालिक, लेडी ईशा वर्जिन है और डीएनए टेस्ट भी पूरा हो गया है। वो आपकी और किरण मेहरा की ही बेटी हैं। ये रही उसके बारे में जानकारी। चलो लंच करते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शंकर, लता से कहो हमारे लिए खाना लगाए, देवराज खुश होते हुए कहा। मालकिन ने पहले ही टेबल तैयार कर दी है, जब उन्हें पता चला कि यंग मास्टर आर्यव यहाँ है, शंकर ने कहा। आर्यव ने एलिवेटर ली और नीचे अपने सबॉर्डिनेट से मिलने पहुंचा, जो हॉलवे में उसका इंतजार कर रहे थे। यंग मास्टर, लड़कियों ने तमीज से सल्यूट किया। मार्गरेट ने भी घबराते हुए वैसा ही किया। हमारे लिए एक अच्छा रूम लगवाओ, आर्यव ने वेटर से कहा, जिसने तुरंत सर हिलाया और सबको अंदर ले गया। क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? आर्यव ने मीरा की कमर में हाथ डालते हुए पूछा। मीरा ने अपनी जेब से एक छोटा मेमोरी कार्ड निकालकर उसे दिया। अच्छा है, चलो कुछ खाते हैं, ये शहर की सबसे लग्जरियस जगह है। आर्यव ने सबको फैंसी रूम में बुलाया। तुम सब यहाँ रुको, मुझे पिताजी से कुछ काम है। मीरा, तुम मेरे साथ चलोगी? सब ठीक है ना? आकाश ने पूछा। हाँ, शायद प्लान्स में कुछ बदलाव हो, पर मैं अभी पक्का नहीं हूँ, उसने कहा। जब आर्यव मीरा का हाथ पकड़ने वाला था, तभी लियो का फोन आया, जो ट्रंक में सामान न मिलने से परेशान था। आर्यव ने उसे नीचे इंतजार करने को कहा। उसके बाद वो मीरा को लेकर टॉप फ्लोर पर गया, जहां देवराज और लता खाना खा रहे थे। ओह मीरा, तुम भी बैठ जाओ, देवराज ने कहा। लता उसे परखती हुई नजरों से देख रही थी। बैठ जाओ और अपना पर्दा हटा दो, हम सब परिवार ही हैं। ये लता है, मेरी चौथी माँ। लता थोड़ा शर्मा गई। ये मीरा है, फिलहाल मेरी असिस्टेंट है, पर मेरा प्लान इसे अपनी मेन वाइफ बनाने का है, आर्यव ने इतनी सहजता से कहा कि बैठी हुई मीरा शौक में जम गई और उसके हाथ से पर्दा जमीन पर गिर गया। देवराज मीरा की खूबसूरती देखकर थोड़े खो गए, तभी उन्हें अपनी जांघ पर लता का जोर का चुंडी महसूस हुआ। अहम अहम मीरा, तुम पिछली बार से ज्यादा सुंदर लग रही हो, देवराज ने कहा। मीरा ने शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे ही रखा। चलो अब खाना ठंडा हो रहा है, खाना शुरू करो, लता ने कहा, जबकि वो मीरा को गौर से देख रही थी। आर्यव ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। मीरा से शादी का ऐलान उसके प्लान का पहला कदम था। देवराज ने परिवार के बिजनेस और उन मशरूम्स के बारे में पूछा जो आर्यव ने कनेक्ट की थी। आर्यव ने बताया कि ये भूख मिटाने और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए जैकपॉट है। मुझे कल आइलैंड जाने के लिए आपका प्लेन चाहिए होगा, आर्यव ने अचानक पूछा। तुम्हें कल सुबह तक इंतजार करना होगा, मैं ईशा को भी वहां ले जाने वाला हूँ। उसका ब्लड लाइन टेस्ट नेदर स्टोन पर होना जरूरी है, देवराज ने कहा। आर्यव ने तसल्ली दी कि ईशा जरूर बचेगी। उसने धीरे से वो मेमोरी कार्ड निकाला जो मीरा ने दिया था और शंकर को दे दिया। खाना खत्म हुआ और आर्यव मीरा के साथ खड़ा हो गया। खाने के लिए शुक्रिया चौथी माँ, उसने लता से मुस्कुराकर कहा। एयरपोर्ट पर कल मिलना, देवराज ने पीछे से कहा। अपना पर्दा पहन लो, आर्यव ने खोई हुई मीरा को याद दिलाया। यंग मास्टर, मैं आपकी मेन वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ, उसने अचानक कहा। आर्यव ने उसे एलिवेटर की दीवार से लगाया और उसे किस किया। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो। मीरा एक डरे हुए खरगोश की तरह भाग गई। आर्यव कमरे में गया जहां लड़कियां आकाश को छेड़ रही थीं। उसने पर्पल सूट निकाला और उसे देखकर थोड़ा ठिठक गया। ये पक्का मीरा की पसंद होगी। मार्गरेट, तुम भी बदल लो, हमें यहाँ से सीधा पार्टी में जाना है, उसने कहा और बाहर निकला तो देखा मीरा वापस आ रही थी। क्या हुआ, उसने पूछा। लेडीज रूम में एक थरकी था, उसने सर झुकाकर कहा। मैंने उसका कुछ निकाल दिया। आर्यव ने हंसते हुए उसे सूट पहनने में मदद करने को कहा। पर्पल सूट, क्या वो जोकर लगेगा? पर शायद उसके प्लान के लिए ये बिल्कुल सही था। चैप्टर 96, नए खिलाड़ी और पुरानी साजिशें। अश्विन अपने डेस्क पर एक ऐसी कुर्सी पर बैठा था जो मुश्किल से उसका वजन संभाल पा रही थी। वो आज रात के लिए अपनी स्पीच तैयार कर रहा था। ये पार्टी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पिछले 40 सालों से वो वर्धन परिवार का बिजनेस चला रहा था और रैंक्स में ऊपर बढ़ रहा था, पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। हालांकि उसे 10 से ज्यादा कंपनियों की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे और ज्यादा चाहिए था और आज उसके पास ऊंची उड़ान भरने का मौका था।
उसे खबर मिली थी कि आज रात पार्टी में परिवार का एक वारिस हेir आने वाला है, इसीलिए वो अपने बेटों को साथ ले जाने का सोच रहा था। अगर उनमें से कोई उस वारिस से दोस्ती कर लेता तो कमाल हो जाता। अफसोस की बात थी कि उसकी कोई बेटी नहीं थी, वरना वो उसे उस वारिस के आगे फेंक देता। उसने सुना था कि वो वारिस थोड़ा रंगीन मिजाज है, पर ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसके बेटों के साथ उसकी कुछ बातें तो मिलेंगी। उसी वक्त स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बटलर हाँपते हुए अंदर आया। मालिक, यंग मास्टर मलाय का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया है, बटलर ने कहा। मलाय को क्या हुआ? अश्विन ने चिढ़ते हुए पूछा। वो उसे पार्टी में ले जाना चाहता था। जब वो एक स्टोर क्लर्क के तौर पर अपनी सज़ा काट रहा था, तब किसी ने उसके मुंह पर घूंसा मारा और अब उसके आधे दांत गायब हैं। वो अभी होश में आया है, बटलर ने बताया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? क्या तुमने उस आदमी को पकड़ा? उसके 1000 टुकड़े कर दो, अश्विन गुस्से में चिल्लाया। गार्ड ने कहा कि उसके पास परिवार का बैंगनी टोकन था, बटलर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। क्या? अश्विन शॉक में खड़ा हुआ और उसका घुटना डेस्क से टकरा गया, जिससे वो दर्द में करहाते हुए वापस कुर्सी पर गिरा। पर कुर्सी उसका बोझ नहीं संभाल पाई और पलट गई। अश्विन जमीन पर जा गिरा। मलाय को तुरंत देश से बाहर भेज दो, अश्विन ने बटलर की मदद से दर्द में खड़े होते हुए कहा। जी मालिक, बटलर ने कहा। धत तेरी की, लक्ष्य को बुलाओ, वही आज साथ चलेगा। हमें आज का मौका बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आर्या उस कमरे में वापस आया जहां लड़कियां थीं, तो वो काले गाउन में उस लाल बालों वाली सुंदरी मालिनी को देखकर दंग रह गया। वो वाकई सेक्सी लग रही थी और आर्या यही चाहता था। जहां तक उसके अपने लुक्स की बात थी, उसके पर्पल बाल उसके चमकीले पर्पल सूट से मैच कर रहे थे। उसे लगा था कि वो एक जोकर लगेगा, पर वो किसी बी ग्रेड मूवी के रंगीन यंग मास्टर जैसा लग रहा था, एक काफ़ी हैंडसम यंग मास्टर। लड़कियों ने जब उसे कमरे में आते देखा तो अपनी हंसी रोकने लगी। वो किसी कॉस्प्लेयर जैसा लग रहा था। यंग मास्टर, आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं, मान्या ने हंसी रोकते हुए कहा। मुझे पता है, उसने कहा और बैठ गया। उसके पीछे शर्माती हुई मीरा आई। उसने ये सूट बस यूं ही खरीद लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर इसमें ऐसे लगेंगे। हमें कब निकलना है? मालिनी ने पूछा। उसे सूट से कोई एतराज़ नहीं था, उसने इससे भी बुरे कपड़े देखे थे और आर्या इसमें अच्छा लग रहा था। 2 घंटे बाद उसने वेटर से चाय मंगवाई और मालिनी को सर से पांव तक परखते हुए चाय पीने लगा। वो वाकई कयामत लग रही थी। क्या हुआ? उसने शर्माते हुए पूछा। उसे आर्यव की नज़रें अपने शरीर पर महसूस हो रही थी। बस तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहा हूँ, उसने कहा, जिससे वो लाल पड़ गई। आज रात तुम्हारे 2 मिशंस हैं। पहला, खूब मज़े करना। दूसरा, इस यंग मास्टर को एक थरकी पर्वर्ट के रूप में दिखाना। आर्यव ने कहा तो लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। ये तो आसान होगा, मालिनी ने मजाक में कहा। आप पहले से ही वैसे लग रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा, जिस पर मीरा ने उसे घूर कर देखा। मुझे पता है, पर तुम्हें समझना होगा कि मेरी होने वाली पत्नी लावण्या वहाँ होगी, आर्यव ने कहा तो मालिनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। लावण्या, वही मंगेतर जिसकी मूवी तुषार ने आपको दी थी? मालिनी ने घबराते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे, क्योंकि आर्यव गुस्सा नहीं लग रहा था। हाँ वही, ये देखो। आर्यव ने अपना फ़ोन उसकी तरफ फेंका, पर इसे राज रखना। मालिनी ने सर हिलाकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वो शर्मीली नहीं थी, उसने इससे भी बुरा देखा था। नहीं, उसने नहीं देखा था। वो लड़का एक स्पाइडर के साथ क्या? वो दंग रह गई। पीछे से मान्या और माया ने जब देखने की कोशिश की तो वो शर्म के मारे चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि आकाश का मुंह हैरानी से खुला रह गया। क्या ये सत्यवीर सिल्वर है? यंग मास्टर सही कह रहे थे, ये लड़का पूरा थरकी है, उसने सोचा। वो गलत रिकॉर्डिंग है, दूसरी वाली देखो, उसने हंसते हुए कहा। मालिनी ने उसे घूर कर देखा। क्या ये लावण्या है? मालिनी ने कुछ सेकंड्स देखने के बाद शौक में कहा। ओ, तुम उसे जानती हो? आर्यव ने पूछा। हाँ, वो ऑनलाइन काफ़ी फेमस है, उसका एक थरकी फ्योंसे था। रुको, क्या आप ही वो थरकी फ्योंसे हैं? मालिनी ने हैरानी से पूछा। उसे लावण्या कभी पसंद नहीं थी, उसे वो हमेशा ढोंगी लगती थी और इस रिकॉर्डिंग ने उसकी बात सच साबित कर दी थी। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्या भी वो बदनाम फ्योंसे होगा। क्या उसे बाद में उसे मालकिन बुलाना पड़ेगा? क्या मैं उसका फ्योंसे हूँ? हाँ, पर ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। मैं उस लट के साथ रिश्ता तोड़ने वाला हूँ, पर अभी नहीं। इसीलिए तुम उसे ये नहीं बता सकती कि हमें उसके अफेयर या मूवी के बारे में पता है। तुम्हारा मिशन उसे जितना हो सके गुस्सा दिलाना और जलाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत करे, समझ गई? आर्यव ने कहा। मालिनी ने सर हिलाया। उसे आर्यव की पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर लड़कियों को गुस्सा दिलाना उसकी स्पेशलिटी थी। जब ओमकार की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। वो अपने सर के ऊपर सस्ती LED लाइट्स देख सकता था और डिसइंफेक्टेंट्स की वो अजीब बू आ रही थी। अचानक उसके नीचे क्रॉच में इतना तेज दर्द हुआ कि वो पूरी तरह होश में आ गया। वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या हुआ मुझे? उसने खुद से पूछा और फिर उसे सब याद आ गया। उसने नीचे देखा तो वहां बैंडेजेस बंधे थे। नहीं, वो दुख में चिल्लाया।
एक नर्स उसे देखने जा रही थी, पर उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़कर सर हिला दिया। उसका केस होपलेस था। ओमकार ने उन्हें नहीं देखा, वो बस याद करने लगा कि क्या हुआ था। आज सुबह वो डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था जब उसे लवर्स डेन रेस्टोरेंट में कॉन्डम्स डिलीवर करने का कॉल आया। वहां उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी यंग मास्टर के साथ डिनर कर रही थी और उसी ने वो कॉन्डम्स मंगवाए थे। वो लड़का उसका क्लासमेट था, लक्ष्य, एक बड़े इन्वेस्टर का बेटा। ओमकार को उसका कोई डर नहीं था, वो बस जवाब चाहता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाई कि उसे ओमकार नहीं चाहिए, वो तो बस एक स्पार टायर था। ओमकार गुस्से में हमला करने गया, पर बॉडीगार्ड्स ने उसे पीटकर नंगा कर दिया और एक अजीब गोली खिलाकर लेडीज रूम में फेंक दिया। जब उसे होश आया तो वहां उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मीरा दिखी, और उस गोली के असर की वजह से वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसके मर्दानगी का खात्मा कर दिया। कितनी बेरहम लड़की थी। नो, वो रोने लगा। उसके आंसू उसके गले में लटकते हुए एक मेडल पर गिरे, जो नीली रोशनी में चमका और टूट गया। सिस्टम अवेकनिंग, वेलकम प्लेयर। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली चमकती हुई स्क्रीन आ गई। ईशा ने धीरे से आंखें खोली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वो अपने चश्मे ढूंढने लगी, पर कुछ नहीं मिला। मेरा चश्मा कहाँ गया? उसने अपनी आंखें मली और रियलाइज किया कि उसने कॉन्टैक्ट्स पहने हुए हैं। क्या वो खराब हो गए? उसने उन्हें निकाल दिया। क्या? अब उसे सब कुछ साफ दिख रहा था, पहले से भी बेहतर। क्या मेरी आंखें रात भर में ठीक हो गईं? मैं कहाँ हूँ? उसने उस शानदार बेडरूम को देखा जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। उसे याद आया वो पर्पल बालों वाला लड़का जो खुद को उसका भाई कह रहा था, वो सख्त आदमी जो बाप होने का दावा कर रहा था, और वो डीमन। उसके बारे में सोचकर उसका शरीर कांप उठा। उन्होंने उसे उस पत्थर को छुआया था और उसके बाद सिर्फ दर्द था। क्या वो एक बुरा सपना था? नहीं। वो खड़ी हुई तो उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। रुको, वो नंगे पांव क्यों थी? और उसने सिल्क के पजामे पहने थे। मैंने ये कब बदले? क्या उन मर्दों ने मेरे साथ कुछ किया? उसने अपने शरीर को चेक किया और कमरे में अपने कपड़े ढूंढने लगी, पर जो उसने देखा उसने उसका दिमाग घुमा दिया। आईने में एक सुंदर बैंगनी बालों वाली लड़की उसे देख रही थी। नहीं, वो लड़की वो खुद थी। उसके सारे झाइयां गायब हो चुकी थी। उसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? क्या उन्होंने उसे ड्रग देकर प्लास्टिक सर्जरी कर दी? उसे यहाँ से भागना होगा। तुम जाग गई। पीछे से एक नर्म आवाज आई। ईशा पलटी तो देखा एक सुंदर औरत लता ब्लैक कमरे में आई है। मैं कब से सो रही हूँ, ये कहाँ है? ईशा ने पूछा। तुम 3 घंटे से बेहोश थी, तुम मुझे लता कह सकती हो। मैं तुम्हारे पिता की लवर हूँ, लता ने बैठते हुए कहा, और तुम अब मेरे रेस्टोरेंट द लवर्स डेन में हो। ईशा ने मुंह बनाया, पर उसे रेस्टोरेंट का नाम याद आ गया। पिता की लवर? क्या आपको शर्म नहीं आती? उसने दिमाग में सोचा। मेरा फोन और कपड़े कहाँ हैं? और मेरे कपड़े किसने बदले? ईशा ने पूछा। फिक्र मत करो, मैंने उन बेवकूफों को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया, कपड़े मैंने ही बदले हैं। लता ने कहा। गंदे? क्या उन्होंने? ईशा ने खुद को चेक करते हुए पूछा। वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें बहुत पसीना आया था और वो पसीना बहुत गंदा था। तुम्हारे कपड़े बाथरूम में हैं। ईशा बाथरूम गई और अपने कपड़ों को देखा। गंदा सही शब्द था। उन पर एक काला तेल जैसा पदार्थ लगा था जिसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या ये उसके शरीर से निकला था? ईशा ने कापिक बदला। मेरा फोन? वो तुम्हारे पिता के पास है, वो लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। लता ने उसके कान में फुसफुसाया। तुम उनकी बातें टाल नहीं सकती, पर उनसे सौदा कर सकती हो। वो लिविंग रूम में गए जहां देवराज वर्धन किसी अजीब मशरूम को चेक कर रहे थे। ओ, तुम जाग गई, देवराज ने कहा। तुम अपने शरीर में हुए बदलाव से हैरान होगी। आपने मेरे साथ क्या किया? क्या ये कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है? ईशा ने पूछा। हाँ, नहीं, ये तुम्हारी ब्लड लाइन है, हमने बस उसे एक्टिवेट किया है। दुनिया में बहुत सी सुपरनैचुरल चीजें हैं। मैंने वीडियो देखा, आर्यव ने तुम्हें बचाने में कमाल कर दिया। देवराज ने ईशा की तरफ डीएनए रिपोर्ट फेंकी जो साबित करती थी कि वो उनकी बेटी है। कल सुबह मैं तुम्हें फैमिली बेस ले जाऊंगा और सेरेमनी होगी, शायद तुम वापस यहाँ ना आ सको। ईशा जिद पर अड़ गई। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पहले से एक परिवार है। ये तुम्हारी पसंद नहीं है, देवराज ने ठंडे लहजे में कहा। ईशा घबरा गई। फिर उसे लता की बात याद आई। मैं आपकी बात मान लूंगी, पर आपको मेरे अडॉप्टिव पिता को अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा और उनका खर्चा उठाना होगा, और मेरी बहन को अच्छे स्कूल में भेजना होगा, ईशा ने कहा। देवराज ने ठंडी सांस ली। सच तो यह है कि सेरेमनी में 10% चांस है कि तुम मर जाओ, इसमें तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ईशा शॉक में बैठ गई। मरना? वो मरना नहीं चाहती थी, पर हमारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पिता को पूरी तरह ठीक कर सकती है और तुम्हारी बहन को दुनिया के बेस्ट स्कूल में भेजेंगे। ये उनका इनाम है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, देवराज ने कहा। क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी? उसने पूछा। अगर तुम बच गई तो काफी चांस है कि तुम्हें मायानगर में रखा जाए। तो हाँ। देवराज ने उसे एक नया चमकीला काला फोन दिया। आर्यव ने तुम्हारा डेटा इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ईशा ने अपनी बहन मीरा को फोन किया और झूठ बोला कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। मीरा, पिता का ख्याल रखना, उनसे कहना मैं उनसे प्यार करती हूँ, बाय। उसने फोन काट दिया। आप अमीर लगते हैं, उन्हें इतने पैसे दे दीजिए कि वो पूरी जिंदगी सुकून से रहें, उसने कहा। अगर तुम मर गई तो मैं कर दूंगा, पर अगर तुम बच गई तो तुम खुद करोगी, देवराज ने कहा। ईशा ने सर झुका लिया। उसे अपनी मौत का डर नहीं था अगर उसके पिता ठीक हो जाएं और परिवार खुश रहे। चैप्टर 97 पार्टी का हंगामा और तुषार की हालत। मालिनी ने लग्जूरियस लिमोजीन की खिड़की से शहर की चमकती लाइट्स को एक एक करके जलते हुए देखा। वो पिछली सीट पर आर्यव के साथ बैठी थी, जो उसकी गोद में सर रखकर थोड़ी देर सो रहा था। आर्यव ने जिद की थी कि वो अपनी नई कार के बजाय लोकेश से ही गाड़ी चलवाएगा, क्योंकि वो ड्राइव करने के लिए बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आप ऐसे अपना सूट खराब कर लेंगे, उसने कहा जब उसे आर्यव का गाल अपनी जांघ पर रगड़ता हुआ महसूस हुआ।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहा हूँ, और जो लोग मेरी असलियत जानते हैं वो तो मेरे कदमों में तब भी गिरेंगे अगर मैं पार्टी में सिर्फ अंडरवेयर पहनकर चला जाऊँ। आर्यव ने अपनी आंखें खोली और मालिनी के चेहरे की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, क्या पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? उसने पूछा। बहुत देखी हैं, तुमसे भी कहीं ज्यादा सुंदर, पर मुझे उनमें से ज्यादातर पसंद नहीं आई। तुम अपनी कीमत क्या लगाती हो? उसने अचानक पूछा। क्यों? रुको, रोहन ने आपसे पैसे मांगे हैं ना? उसने तेवर चढ़ाकर पूछा। वो एक समझदार लड़की थी और तुरंत समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हाँ, उसने तुम्हें $1 मिलियन में बेच दिया, पर मैं कहूँगा कि उस बेवकूफ़ को तुम्हारी असली कीमत का अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें इतनी कम कीमत में पाना मेरे लिए एक सस्ता सौदा था। आर्यव ने मुस्कुराकर कहा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो पहले ही खुद को आपको सौंप चुकी हूँ। उसने उसके बालों से खेलते हुए कहा। मैंने अभी तक पे नहीं किया है, कल तुम खुद जाकर उन्हें वो पैसे दोगी। अपनी आंट को डायरेक्ट देना, इसे उनकी मेहनत का मुआवजा समझना जो उन्होंने तुम जैसी सुंदर लड़की को पाला। उसने कहा, जिससे मालिनी थोड़ा मुस्कुराई। कम से कम वो कुछ अच्छा कह तो सकता है। ठीक है, पर रोहन और रिया के हाथ में वो पैसे आखिरकार पहुंच ही जाएंगे। उसने कहा। वो उनकी प्रॉब्लम है, आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, उनके नहीं। उसने अपनी आंखें फिर से बंद करते हुए कहा। वो लोग शायद उन पैसों को बेवकूफ़ों की तरह उड़ा देंगे और फिर भीख मांगने आएंगे, तब आर्यव उनका सही इस्तेमाल कर सकेगा। लोकेश, जो गाड़ी चला रहा था, बहुत परेशान था। उसे पीछे से कुछ आवाज़ें तो आ रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। इस कार में ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच एक पर्दा था, जिस वजह से उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आर्यव इस बार उस लाल बालों वाली लड़की को साथ लाया था और लोकेश उसे देखकर अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। क्या वो वाकई इतने रिवीलिंग कपड़े पहनने में कंफर्टेबल थी? उस ड्रेस का कट इतना ऊंचा था कि लगभग सब कुछ दिख रहा था। धत तेरी कार की, ये पर्दा लगाने की क्या ज़रूरत थी? उसने मन ही मन गाली दी जब वो होटल की एंट्रेंस पर पहुंचा, जहां वीआईपी कार्स की लाइन लगी थी। ये उसकी एंट्री नहीं थी। आर्यव ने उसे अंडरग्राउंड पार्किंग से जाने का इशारा किया था, क्योंकि वो अभी सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। जब लोकेश ने अंडरग्राउंड पार्किंग के वीआईपी एंट्रेंस पर कार रोकी तो होटल के 2 लोग उनके पास आए, एक गार्ड और एक तमीज़दार मैनेजर। लोकेश ने उन्हें देखकर सर हिलाया और दरवाज़ा खोला। आर्यव नीचे उतरा और फिर उसने मालिनी का हाथ पकड़कर उसे हाई हील्स में नीचे उतरने में मदद की। माफ़ कीजिए, क्या मैं आपका इनविटेशन देख सकता हूँ? मैनेजर ने मालिनी से पूछा। वो सोच रहा था कि आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अभी कुछ देर पहले एक औरत अपने साथ एक मर्द को पट्टे में बांध कर लाई थी और अब ये अपने एस्कॉर्ट को ऐसे कपड़े पहना कर लाई है। आपको यंग मास्टर से पूछना चाहिए, मैनेजर ने हल्का सा खांसते हुए कहा। वो मैनेजर की गलतफहमी समझ गई थी। सॉरी यंग मास्टर, क्या आपके पास इनविटेशन है? मैनेजर ने पसीना पोंछते हुए पूछा। कैसा इनविटेशन? क्या मेरा नाम तुम्हारी लिस्ट में नहीं होना चाहिए? आर्यव ने पूछा। सर, कोई लिस्ट नहीं है, सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ इनविटेशंस ही अलाउ हैं, मैनेजर ने थोड़ा ठंडा होते हुए कहा। ओह, मेरे पास तो नहीं है, क्या इससे काम चलेगा? आर्यव ने अपना टोकन दिखाया। ये होटल परिवार की प्रॉपर्टी थी, बल्कि सच तो ये था कि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। माफ़ कीजिए यंग मास्टर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ अंदर जाइए। वो मैनेजर 90 डिग्रीज तक झुक गया। क्या मैं आपके आने का ऐलान करूं? उसने घबराते हुए पूछा। ज़रूरत नहीं है। आर्यव ने मालिनी का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया, जबकि मैनेजर ने तुरंत अपने बॉस को कॉल किया कि सबसे खास मेहमान आ चुका है। क्या ये जगह भी आपके परिवार की है? उसने सुनहरे हॉलवेज को देखते हुए पूछा। नहीं, ये जगह मेरी है। जब मैं एक प्लेयर बना तब उन्होंने ये मुझे दी थी, उसने कैजुअली कहा, जिससे मालिनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसके नसीब में जो ये जैकपॉट लगा था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा था। हाँ, तुम्हारा यंग मास्टर बहुत अमीर है, इसे कस के पकड़ कर रखना, उसने उसकी हैरानी देखकर कहा। मालिनी ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। पार्टी में जाना है? लिफ्ट वाली लड़की ने तमीज़ से पूछा। हाँ, आर्यव ने कहा और एक बार उसे देखकर वापस मालिनी की तरफ देखने लगा। वो लड़की उसके टाइप की नहीं थी। मालिनी ने ये देखा और गर्व से मुस्कुराते हुए उसके सूट और टाई को ठीक करने लगी। अपनी एन्चांट्रेस स्किल्स दिखाने के लिए तैयार रहो, उसने कहा। क्या ये इलीगल नहीं है? उसने पूछा, जबकि लिफ्ट वाली लड़की उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। नहीं, अगर किसी को पता ना चले तो, उसने कहा। फिर अचानक आर्यव थोड़ा ठिठका और मुस्कुरा दिया जब लिफ्ट होटल की छत पर पहुंची, जहां ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। आर्यव ने लिफ्ट वाली लड़की के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे वो शर्मा गई और फिर वो मालिनी के साथ बाहर निकला, जो उसकी बाहों में किसी सस्ती लड़की की तरह चिपकी हुई थी। क्या ये ठीक है? उसने कान में धीरे से पूछा, जिससे पास में लिफ्ट का इंतजार कर रहे एक मर्द की नाक से खून निकल गया। एकदम परफेक्ट, उसने कहा और उसे लेकर छत पर भीड़ के बीच से गुजरने लगा। छत 2 हिस्सों में बटी थी। बाहर की पार्टी उन लोगों के लिए थी जिनका स्टेटस कम था और अंदर एक ग्लास डोम के नीचे असली वीआईपी पार्टी थी।
मालिनी ने मुस्कुराते हुए लोगों को देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े मौके का हिस्सा बनेगी। वीआईपीज उन्हें देख रहे थे, कुछ मालिनी को थरकी नजरों से तो कुछ आर्यव को मजाक उड़ाते हुए। तुम इन सब लोगों को देख रही हो, इनका पैसा और रुतबा सब कुछ एब्सोल्यूट पावर के आगे जीरो है। याद रखना, कोई भी टॉप प्लेयर इन सबको एक पल में मिटा सकता है, उसने चलते हुए कहा। मालिनी ने सर हिलाया। वो समझ गई थी कि उनकी नजरों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो अब एक प्लेयर थी, उनसे एक लेवल ऊपर। अचानक एक चीख सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एक औरत, जिसे आर्यव ने धीरे से साइड हटाया था, चिल्लाई और उसकी तरफ इशारा किया। आर्यव ने तेवर चढ़ाकर उसे देखा। वो औरत लगभग 30 साल की थी और महंगे कपड़ों में थी, पर उसके बात करने का तरीका रिफाइन नहीं था। तुम जैसा थरकी यहाँ कैसे आ गया? गार्ड्स, वो चिल्लाई। आर्यव ने धीरे से चारों तरफ देखा और मुस्कुरा दिया जब उसने पीछे से लावान्या को छुपते हुए देखा। उसने दिमाग में उसकी स्टैट्स देखी। लेवल 9 समनर, फेट, अनसर्टन डेथ। चलो खेलते हैं, उसने सोचा और चुपचाप खड़ा रहा जबकि वो औरत गार्ड्स को बुला रही थी। मालिनी कुछ कहना चाहती थी, पर आर्यव ने उसकी हथेली दबाकर उसे रोक दिया। गार्ड्स जब उसे पकड़ने आए तो एक रोबदार आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर पर झूठा इल्जाम लगाने की? वो लावान्या में हारा थी। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी थी जो मालिनी की सेक्सी ब्लैक ड्रेस से बिल्कुल उलट थी। मिस लावान्या, आपका मतलब है कि ये आपका मंगेतर है? गार्ड ने पूछा। वो गार्ड्स मेयर के थे, होटल के नहीं। हाँ, उसने कहा, जिससे सब हैरान रह गए। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका मंगेतर? वही जो अफवाहों में है, जिसने इसका रेप करने की कोशिश की थी। देखो कपड़े कैसे पहने हैं, घिनौना। जल्द ही लोग आर्यव पर उंगलियां उठाने लगे। अगर उसने मालिनी का हाथ कसकर ना पकड़ा होता तो वो शायद वहां से भाग जाती। उसे आर्यव के लिए बुरा लग रहा था कि उसे इतने वक्त तक थरकी होने का कलंक झेलना पड़ा। हाँ, ये मेरा मंगेतर है, लावान्या ने गर्व से दोहराया। मैं सबको एक बात साफ कर दूं, जो भी अफवाहें आपने सुनी हैं वो कुछ लोगों ने हमें अलग करने के लिए फैलाई थी। आर्यव ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सुनकर मालिनी का मन किया कि वो उस पर थूक दे। तुम वही हो जो उसे चीट कर रही थी? मिस लावान्या, पर वो अफवाहें थीं कि उन्होंने आप पर हमला किया था, एक औरत ने पूछा। सब झूठ है। और तुम? उसने उस औरत की तरफ इशारा किया जिसने इल्जाम लगाया था। तुम्हें मेरे मंगेता को बदनाम करने के लिए किसने पैसे दिए हैं? लावान्या ने सच्चाई की देवी बनते हुए पूछा। वो औरत डर के मारे भागने लगी, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। देखा सबने, ये झूठ बोल रही है, इसे पुलिस के पास ले जाओ, लावान्या ने कहा और धीरे धीरे आर्यव के पास आई। पर तभी आर्यव ने अपना सर उठाया और कहा, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ले जाने की? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैंने इस औरत को छुआ है, इसका मतलब ये मेरी है। आज रात ये मेरे बिस्तर पर होगी, उसने जिद करते हुए कहा। ये सुनकर पार्टी में सबके होश उड़ गए, यहाँ तक कि लावान्या के भी। व्हाट द एफ? सुना नहीं? इसे छोड़ो अभी, आर्यव गार्ड्स पर चिल्लाया और उस औरत के पास जाकर उसके चेस्ट को बेशर्मी से पकड़ लिया, जिससे वो औरत सबके सामने चीख पड़ी। उसने तुरंत अपना हाथ हटाया और ऐसे झटका जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। छी, इसे ले जाओ, सब नकली है। ये यंग मास्टर सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है, उसने चिढ़ते हुए कहा और फिर लावान्या के पास गया जो गुस्से में थी। डियर लावान्या, बहुत वक्त से तुमसे मिला नहीं, उसने एक डैशिंग स्माइल के साथ कहा और अपना हाथ उसके पीछे पर रख दिया। मैंने तप्पर मार के रूल्स की वजह से तुम्हें छू नहीं पाया था, पर अब हम वो सारी गंदी बातें कर सकते हैं जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा जिससे सब दंग रह गए। अफवाहें शायद पूरी तरह झूठी नहीं थी, ये बंदा वाकई थरकी था। यंग मास्टर, मुझे मत भूलिए। मालिनी ने तुरंत उसका प्लान समझ लिया और उसकी दूसरी बाह से चिपक गई। क्या कल रात की थरकीपन तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? खैर, अगर लावान्या को बुरा ना लगे तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, उसने कहा, जिससे लावान्या का मन किया कि वो उसके बॉल्स पर लात मार दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है या असलियत में ऐसा है। बेबी, पर मैं तो इससे ज्यादा सुंदर हूँ, इसकी तो बारी ही नहीं आएगी, मालिनी ने उसकी चेस्ट पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, जिससे भीड़ की सारी औरतें चिढ़ गईं और मर्दों की राल टपकने लगी। ऐसे नहीं चलेगा, वो मेरी मंगेतर है और शायद कुछ खास लाइटिंग कंडीशंस में वो तुमसे ज्यादा सुंदर लगे, आर्यव ने कहा, जिससे लावान्या आग बबूला हो गई। खास लाइटिंग कंडीशंस? क्या ये जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ के मर्दों से पूछते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, मेरी मंगेतर लावान्या या मेरी लवर, उसने जोर से पूछा। वो आदमी लावान्या को ही चुनता, पर जब उसने मालिनी की आंखों में देखा तो वो उसके कदमों में गिर गया। ये मिस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, उसने कहा, जिससे उसकी बीवी ने उसे लात मारी और कॉलर पकड़कर खींच ले गई। आर्यव ने कई और मर्दों से पूछा और सबके सब मालिनी के सामने घुटने टेक कर उसकी खूबसूरती के गाने गाने लगे। भीड़ की औरतें गुस्से में थी, उन्हें पता था उनके मर्द थरकी हैं, पर सबके सामने ऐसा करेंगी ये नहीं सोचा था। देखा लावान्या, तुम्हारी बारी दूसरी होगी, उसने कहा। लावान्या अभी तक उस आईडी को लेकर शॉक में थी और अब पूरा मामला उसके हाथ से निकल चुका था। तुमसे बाद में बात करूंगी, उसने कहा और वहां से निकलने लगी। पर तभी एक नंगा मर्द जिसके सर पर कागज का बैग था कहीं से कूदा और उसकी गाउन खींच ली, जिससे लावान्या सबके सामने नंगी हो गई। वो सुंदर थी पर इतनी भी नहीं, कुछ खास नहीं था। आह, वो चीखी और अपने हाथों से खुद को ढकने लगी, जबकि वो थरकी उसकी गाउन को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके छत से कूद गया। एक होशियार गार्ड ने तुरंत अपनी जैकेट से लावान्या को ढका और वहां से ले गया। आर्यव ले बहा, मैंने कहा था ना सबसे कि ये मेरी मालिनी जैसी सुंदर नहीं है। वो मालिनी को लेकर ग्लास डोम की तरफ बढ़ गया, जबकि गार्ड की बाहों में जा रही लावान्या ने ये सुनकर खून थूक दिया। तुषार धीरे से एक तार के जरिए छत से नीचे की टेरेस पर पहुंचा और फिर बालकनी से होता हुआ ग्राउंड पर पहुंच गया और पास के जंगल में भाग गया। कोई भी गार्ड उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था। आज रात उसकी हालत बहुत खराब थी। पहले तो उस अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पट्टे में बांधकर पार्टी में लाया और अपने थरकी दोस्तों से मिलवाया।
उसने तुषार से जमीन पर रखी प्लेट से खाना खिलवाया और अपने दोस्तों के जूते चटवाए। वो ये नहीं करना चाहता था, पर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो बहुत पॉइजनस था। उसने खुद ही उसे ऐसा लिखा था ताकि उस औरत को मजबूर कर सके, पर अब वो खुद फंस गया था। उसे पता था कि उसे पूरी रात ये सब झेलना पड़ेगा, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उस औरत की एक सहेली अपने बैग से बहुत अजीब खिलौने निकालने लगेगी। अगर वो चीज़ें उस पर इस्तेमाल होती तो वो मर्द कहने लायक नहीं बचता। वो लोग तो उसका फिल्म भी बनाना चाहते थे, पर शुक्र है कि पार्टी में कैमरास फॉरबिडन थे। उन्होंने अपना प्लान पार्टी खत्म होने तक टाल दिया था। वो बार बार सिस्टम से मदद मांग रहा था और आखिरकार सिस्टम ने जवाब दिया। सिस्टम नोटिस। विम्सिकल सिस्टम तुम्हारी परेशानी समझता है, पर अपनी फितरत की वजह से डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। पर एक रास्ता है, क्या तुम कुछ भी करने को तैयार हो? तुषार ने कहा हाँ, जब उसने देखा कि वो औरत मुस्कुरा रही है और थर की नजरों से उसे देख रही है। सिस्टम नोटिस। मिशन प्रोजेक्ट। चैप्टर 98 ग्लास डोम का तमाशा और पुरानी यादें। आर्यव मालिनी के साथ उन हैरान मेहमानों के बीच से गुजरते हुए ग्लास डोम वाले हॉल की तरफ बढ़ा। हर कोई उसे नफरत और जलन की मिली-जुली नज़रों से देख रहा था। बेचारी मिस लवानिया को इस दरिंदे से शादी करनी पड़ रही है। हमें इस जुल्म को रोकने का कोई रास्ता निकालना होगा। सब यही सोच रहे थे। मालिनी ने उनकी आंखों में ये साफ देख लिया था। क्या हमने बाहर थोड़ा ज्यादा ही हंगामा नहीं कर दिया? उसने पूछा और मन ही मन सोचने लगी कि क्या आखिर में वो थरकी तुषार भी आर्यव का ही कोई प्लान था। वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। हंगामा शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मेरे पास ऐसा करने के कई कारण थे। जिस औरत ने मुझ पर इल्जाम लगाया उसे लवानिया ने ही भेजा था, उसने कहा। मालिनी ने सर हिलाया। उसे पहले ही इसका अंदाज़ा हो गया था। इन लोगों की फिक्र मत करो। इनमें से 90% लोग मेरे परिवार के बिजनेसेस पर पलते हैं। जब ये घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं कितना बड़ा जेंटलमैन हूँ, उसने हंसते हुए कहा। राउट परिवार के तरीकों का सच जानने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो लवानिया के जरिए उस पर एक पैरासाइट प्लांट करना चाहते हैं, पर उस बेवकूफ़ ने सब गड़बड़ कर दी और शायद उसने ये बात अभी तक किसी को बताई भी नहीं है। अगर वो अभी उसके घर जाकर उसकी माँ अंजलि राउट को सच बता दे तो मुश्किल हो जाएगी। वो लोग परिवार से ये प्लान छुपाने के लिए फिर भी उसकी शादी लवानिया से करवा देंगे, क्योंकि उसकी दादी इंदुमती वर्धन शादी के लिए जिद करेंगी। हो सकता है वो लवानिया का इस्तेमाल करके उसके कज़न्स को उकसाएं और परिवार में अंदरूनी जंग शुरू करवा दे। इसलिए उसका अभी का प्लान ये था कि लवानिया उससे नफरत करे। बाद में वो उसे ब्लैकमेल करके ऐसी गंदी चीज़ें करवाएगा कि वो खुद उससे घिन खाने लगे। फिर जब उसका परिवार उसे शादी के लिए मजबूर करेगा तो वो बेवकूफ़ गुस्से में खुद ही सच उगल देगी और शादी खुद ब खुद टूट जाएगी। आर्यव को यकीन था कि आज के कारनामे के बाद कोई भी समझदार औरत उससे शादी नहीं करना चाहेगी। वो अपनी दादी और पूरी दुनिया के सामने खुद को एक थरकी साबित करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लवानिया से रिश्ता टूटने के बाद उसे किसी और पॉलिटिकल शादी में धक्का दे दिया जाए। उसका प्लान रिस्की था, पर उसका असली मकसद बहुत सिंपल है, शादी को इतना डिले करना कि वो तब तक राउट परिवार का नामो निशान मिटा सके। उसने तरीका पहले ही सोच लिया था, बस उसे थोड़ा वक्त और कुछ रेयर मटेरियल्स चाहिए थे। शायद वो लवानिया को थोड़ी मदद भी करने देगा। वो हॉल में एक आदर्श पत्नी की तरह एंटर होना चाहती थी जो अपने पति की रेप्यूटेशन बचाती है। वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि अफवाहों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पुराना वाला आर्यव होता तो शायद उसकी बातों में आ जाता, पर उसने ऐसी हरकत करके उसके सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दिए। और तुषार वाला मूव तो बस एक इत्तेफाक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ होगा। उसे पूरा यकीन था कि लवानिया अपनी माँ के पास जाएगी और एंगेजमेंट तोड़ने की भीख मांगेगी और उसकी माँ अंजलि साफ मना कर देगी। इसके साथ ही वो आज रात चैन से सो नहीं पाएगी। वो उस आईडी को लेकर बहुत परेशान होगी और कुछ दिनों में खुद उससे कांटेक्ट करेगी। शायद वो उससे कुछ जानकारी निकलवा पाए, पर उसे शक था कि उस बेवकूफ़ को कुछ खास पता होगा। अब तुम अपनी स्किल बंद कर सकती हो, उसने मालिनी से कहा जब वो डोम वाले हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। आपका क्या मतलब है यंग मास्टर? मैंने ऐसा कुछ कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसने एक भोली मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे दरवाज़ा खोलने वाला अटेंडेंट शर्म से लाल हो गया। आर्यव मुस्कुराया और हॉल के अंदर कदम रखा, जहाँ बड़ी बड़ी शैंडलियर्स की रोशनी दिन जैसा उजाला कर रही थी। हॉल के अंदर वाले मेहमान अलग ही लेवल के थे। यहाँ ज़्यादातर लोगों को आर्यव के स्टेटस का पता था। यंग मास्टर, आखिरकार आप आ गए। सोनिया भागती हुई आई और गहरी तरह झुककर प्रणाम किया। पिछली बार के थप्पड़ ने उसे समझा दिया था कि इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए और उसे एक कंपनी की हेड बनना बहुत पसंद था। शायद अगर वो थोड़ी और चमचागिरी करे तो उसे और फायदे मिलेंगे। सोनिया, तुम भी यहाँ हो? हाँ, आर्यव ने सर हिलाया और वो उसे 3 चेयर्स की तरफ ले गई। एक चेयर पर एक जवान औरत पहले से बैठी थी, बाकी 2 चेयर्स उसके और बेचारी लवानिया के लिए थीं, जिसके पास अब दिखाने के लिए मुंह नहीं बचा था।
आर्यव तुरंत बीच वाली सीट पर बैठा और उस औरत की तरफ देखा। हे ब्यूटी, 1 घंटे का क्या लोगी? उसने इतनी जोर से पूछा कि आधे हॉल को सुनाई दे गया। वो औरत शॉक नहीं हुई और उसे थोड़ी चिढ़ के साथ देखा, जैसे वो कोई मक्खी हो जो उसकी स्लीव पर आ बैठी हो। वो सोच रही थी कि उसे उड़ा दे या नहीं। उसका नाम इंदु गोखले था, जो गोखले परिवार की हेड बनने की रेस में शामिल थी। ये वही औरत थी जो तरन की पेट्रन थी और उस पर हुए कत्ल के हमलों के पीछे थी। कम से कम अपना नाम तो बता दो ताकि मैं तुम्हारे पिम से बात कर सकूं, उसने तब कहा जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर इंदु के मुंह से खून निकलने ही वाला था। इस बंदे की जुबान वाकई बहुत जहरीली थी। मिस इंदु, ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने बड़े सलीके से कहा। माफ कीजिएगा मिस इंदु, आपकी सुंदरता देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, उसने कहा, जिससे वो और चिढ़ गई। इसका क्या मतलब है? क्या मैं इसे कोई प्रॉस्टिट्यूट लगती हूँ? उसने मन ही मन सोचा और उसे इग्नोर करने का फैसला किया। आर्यव ने भी उसे इग्नोर किया। उसका मन था कि वो मालिनी को अपनी गोद में बिठा ले, पर लोगों को अपनी तरफ आते देख उसने ऐसा नहीं किया। मिस्टर वर्मा, हम फिर मिलेंगे, मूवी डायरेक्टर मनोज सक्सेना ने बड़े अदब से कहा और एक हिचकिचाती हुई जवान लड़की को आगे लाया। मिस्टर वर्मा, मिल्शिए, ये मालविका है, हमारी नई राइजिंग स्टार। मालविका, जल्दी यंग मास्टर का स्वागत करो। लड़की ने धीरे से बड़े सलीके से सलाम किया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर वर्मा, उसने ठंडक के साथ कहा। आर्यव ने उसे देखकर स्माइल किया। उसने आसमानी नीली गाउन पहनी थी और बालों में एक गुलाबी फूल लगाया था। मालविका, जो आर्यव की पुरानी गर्लफ्रेंड्स में से एक थी, अभी मालिनी से थोड़ी ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर आर्यव जानता था कि उसने मेकअप का इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा अजीब दिखाया है। बहुत समझदार लड़की थी। उसे ये लड़की बहुत पसंद थी। अफसोस की बात ये थी कि पिछली जिंदगी में उसके भाई मानस ने उसे आर्यव से छीन लिया था और अब आर्यव वही रास्ता इस्तेमाल करके उसे हासिल करेगा। इस लड़की ने पिछली बार उसे 8 महीने तक पीछे घुमाया था, पर इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। आओ मालविका, मेरी गोद में बैठो और मुझे अपनी सुंदरता का लुत्फ उठाने दो, आर्यव ने कहा। वो थोड़ा थिटकी, पर वो मान गई और सबके सामने उसकी गोद में बैठ गई। किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो एक छोटी स्टार थी और वो उसका बॉस था। मालिनी थोड़ा हैरान थी। मालविका की इमेज एक बहुत क्लीन लड़की की थी। क्या वो अंदर से स्लट थी? खैर, कम से कम मुझे एक नई बहन तो मिलेगी, उसने सोचा और आर्यव के कंधे दबाने लगी ताकि वो उसे भूल ना जाए। आर्यव ने मालिनी की तरफ देखकर स्माइल किया और फिर उदास मालविका की तरफ देखा। उसने देखा कि मालविका के स्टैट्स में ब्लड लाइन का जिक्र था। उसे इसके बारे में पहले नहीं पता था, पर इतनी सुंदरता बिना किसी ब्लड लाइन के कैसे हो सकती है? मालविका उसके परिवार की एक नौकरानी थी। उसे एक्ट्रेस बनने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि उसके पिता ने परिवार के लिए कुछ बड़े काम किए थे, पर वो आखिरकार एक नौकरानी ही थी और परिवार का कोई भी सदस्य उसे कभी भी ले सकता था। इसलिए उसने अपनी हकीकत छुपाई थी और ऐसी पार्टी में तभी आती थी जब कोई रास्ता न बचे। जब रूहान को उसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसे क्लेम कर लिया था और बाद में उसे मारकर उसकी लाश आर्यव के पास फेंकती थी। ये उसने आर्यव से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए किया था और तब आर्यव को दबाना बहुत आसान था। आर्यव ने चुपके से अपना टोकन निकाला और मालविका की तरफ इशारा करके वापस छुपा लिया। अब कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। सिर्फ मालिनी और इंदु गोखले ने ये नोटिस किया। इंदु को लगा कि ये बंदा थरकी होने का नाटक कर रहा है, पर जिस तरह से उसने मालविका को देखा उसे यकीन हो गया कि ये असली थरकी है। मालविका को जब बदलाव महसूस हुआ तो उसका रोने का मन किया। उसके बाप ने जिस आज़ादी के लिए मेहनत की थी वो खत्म हो गई थी। मिस्टर सक्सेना, पिछली बार आपने जिस मूवी के बारे में बताया था मैं उसे फाइनेंस करने को तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि मालविका और आर्यन खान लीड रोल्स में होंगे, आर्यव ने कहा, जिससे मालविका हैरानी में पड़ गई। उसे वो रोल बहुत चाहिए था। वाकई यंग मास्टर, ये तो कमाल हो जाएगा, मनोज ने कहा। सोनिया, इसे नोट कर लो, आर्यव ने कहा और सोनिया ने तुरंत नोटबुक निकाल ली। पहले की तरह ही यूजलेस। पिछली जिंदगी में मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था, उसने सोचा और मालविका के काले बालों को सहलाने लगा। शुक्रिया यंग मास्टर, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बस तुम्हारे टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता, वैसे भी तुम मेरी हो, उसने कहा और लड़की ने सर हिला दिया। उसे समझ आ गया कि यही उसकी किस्मत है। मुझे अपने एजेंट को बताना होगा, उसने कहा। तो जाओ, पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। वो चली गई। मेरी गोद बहुत ठंडी हो गई है। मिस इंदु, क्या आप इसे गर्म करेंगी? उसने इंदु से पूछा जो मालविका को देख रही थी। वो उसे घूरते हुए वहां से चली गई। मैं कर सकती हूँ यंग मास्टर, मालिनी ने पीछे से कहा। तुम बहुत गर्म हो, मुझे डर है कि मैं जल ना जाऊं, उसने मजाक किया। मालिनी को समझ आ गया था कि उसका मास्टर सबके साथ खेल रहा है। वो तुषार से बेहतर था, जो सिर्फ औरतों के पीछे भागना जानता था। वाह तुषार, वो अचानक बोल पड़ी और अपना हाथ होंठों पर रख लिया। उसे अब समझ आया कि वो थरकी तुषार ही था। आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? उसने मालिनी के कान में फुसफुसाया। किसी दिन बताऊंगा, अभी किसी को मत कहना। आर्यव ने उसके हाथ को दबाया। जल्द ही कई मेहमान आर्यव के पास आने लगे। वो मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। यंग मास्टर, मैं लक्ष्य हूँ, अश्विन का बेटा, वर्मा इन्वेस्टमेंट्स का CEO। एक जवान मर्द आया और झुककर सलाम किया। वो मालिनी को ना देखने की पूरी कोशिश कर रहा था। आर्यव को तुरंत याद आया कि यही वो कचरा है जिसने ईशा को फंसाया था। ओह लक्ष्य, मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था।
उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अफसोस कि वो थोड़ी बिजी है, शायद वापस आने पर तुमसे प्राइवेट में मिले। आर्यव ने उसे ईशा के हाथों पिटने के लिए छोड़ दिया। ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी, उसने मुस्कुराकर कहा। उसने अपने बड़े भाई मलय का जिक्र तक नहीं किया, जिसे दूसरे शहर भेज दिया गया था। उसने सोचा अगर वो इसकी बहन से शादी कर ले तो वो अपने बाप जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। पार्टी खत्म हुई। इंदु वापस नहीं आई, शायद बिल्डिंग से कूद गई थी। आर्यव को फर्क नहीं पड़ता था। मालविका वापस आई। यंग मास्टर, क्या आज रात मुझे आपके साथ चलना होगा? उसने सर झुकाकर पूछा। ज़रूरत नहीं है, मैं कल सुबह शहर से बाहर जा रहा हूँ तो मेरे पास वक्त नहीं है, बस अपना नंबर देना था। उसने उसका फ़ोन लिया और कुछ चीज़ें सेव कर दी। पहला मेरा नंबर है, दूसरा मेरे बटलर का, कुछ चाहिए हो तो उसे कॉल करना। मालविका हैरान थी। क्या वो थरकी नहीं था? मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी बारी आएगी, पर मैंने अभी मालिनी को ख़त्म नहीं किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मैंशन में शिफ्ट हो जाओ। उसने स्माइल के साथ कहा, अपना ख्याल रखना। उसने उसके बट पर स्पैंक किया और मालिनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। मालविका वहाँ खड़ी रह गई, अपना बट सहलाती हुई। वो वाकई थरकी था। आर्यव, मालिनी जिसे मेहारा बनाई हुई थी, चुपचाप अपने घर में घुसी जब उसके पिता बाहर जा रहे थे। उन्होंने उसे घूरा और बिना कुछ कहे निकल गए। उसने अपनी माँ के स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया। अंजलि राउत ने अंदर आने को कहा। मैंने सुन लिया है, वो आर्यव शायद तुमसे बदला ले रहा था। अंजलि ने कहा। माँ, क्या उन्हें पता है कि अफवाहों के पीछे हम हैं? मालिनी ने पूछा। ये पक्का नहीं है, हो सकता है वो असली थरकी हो। कुछ भी हो, ये शादी होकर रहेगी। माँ, पर वो मुझसे नफरत करता है, उसने पार्टी में मेरी बेइज्जती की। मालिनी ने कहा। अंजलि ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है उसके पास दिमाग है, शायद वो परिवार में अच्छा मुकाम हासिल कर ले। पर क्या हम दुल्हा बदल नहीं सकते? अंजलि ने कहा। शादी तुम्हें उससे ही करनी होगी, और ध्यान रहे शादी की रात से पहले उसके साथ मत सोना। तुम्हारा वर्जिन होना हमारे प्लान्स के लिए ज़रूरी है। अब तुम जा सकती हो। शिट, मैं। चैप्टर 99, मायानगर की रात और नए मंसूबे। क्यों कोई मर्द नहीं? वो एक स्ट्रिपर थी, उस आदमी ने बारटेंडर से कहा, जिसने सर हिलाया और फिर बड़े ध्यान से आसपास देखने के बाद उस काले कपड़ों वाले शख्स को एक फोल्डर पकड़ा दिया, ये पक्का करते हुए कि कोई उसे देख न रहा हो। आर्यव वर्मा, मैं इसे देख लूंगा। उस आदमी ने फोल्डर पर एक नज़र डाली और फिर खड़ा होकर बार से बाहर निकल गया। रात के 11 बज रहे थे जब वो शानदार गाड़ी मैंशन के दरवाजे पर रुकी। लोकेश ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और आर्यव बड़े आलस से नीचे उतरा। फिर उसने मालिनी को नीचे उतरने में मदद की। कल सुबह वक्त पर आ जाना मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, आर्यव ने कहा। जी समझ गया। यंग मास्टर वापस कब तक आएंगे? लोकेश ने पूछा और चुपके से मालिनी पर एक नज़र डाली। कसम से, क्या लग रही है ये? उसने मन ही मन सोचा। अभी कुछ पक्का नहीं है, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें कॉल कर दूंगा, आर्यव ने कहा और मालिनी के साथ मैंशन के अंदर चला गया। मालिनी इधर उधर देखने लगी। सुबह उसे मौका नहीं मिला था कि आज से यही उसका घर होने वाला था। तुम आज रात यहीं सोगी, कल सुबह अपनी बुआ के घर जाकर अपना सामान पैक कर लेना और उन्हें पैसे दे देना, आर्यव ने कहा। जी समझ गई। क्या आज रात यंग मास्टर को किसी खास एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? उसने पूछा। वो वाकई इसका इंतज़ार कर रही थी। अफसोस आज नहीं, मुझे जल्दी सोना होगा, उसने कहा, जिससे वो थोड़ी मायूस हो गई। तभी आर्यव ने अपनी बाहें खोली और मीरा दौड़कर उसके गले लग गई। यंग मास्टर, आपने बहुत देर कर दी, मीरा ने कहा और उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगी। 2 औरतें, एक मालिनी थी और एक कोई नई, गंदे यंग मास्टर। हाँ, बहुत सारे लोगों से बात करनी थी, चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा और मीरा और मालिनी दोनों को गले लगाकर मैंशन के अंदर चला गया। जुड़वा बहनें मान्या और माया और हेमा जो उसका इंतजार कर रही थी, उन्होंने तुरंत प्रोटोकॉल के मुताबिक उसका स्वागत किया। क्या हम आपके लिए डिनर लगा दें यंग मास्टर? हेमा ने बड़े अदब से पूछा। ज़रूरत नहीं, मैं खा चुका हूँ। क्या तुमने और बाकी लड़कियों ने खाना खा लिया? उसने पूछा। नहीं, वो सब आपका इंतजार कर रही थी, हेमा ने बताया। तो फिर हम सब के लिए एक शानदार डिनर तैयार करो। ओह, और मालिनी के लिए एक कमरा तैयार कर देना। आर्यव ने मालिनी के बट पर एक हल्का स्पैंक किया और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि मालिनी ने उसे घूर के देखा। हेमा को सर हिलाया और उसके पीछे चली गई। आर्यव ने लिविंग रूम में एक नरम सोफा पर जगह बनाई और मिया को अपने पास बैठने का इशारा किया। कल मुझे परिवार के बेस पर वापस जाना होगा और तुम मेरे साथ चलोगी, उसने कहा और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। बहुत कुछ, मुझे आर्या को बचाने जाना है, उसने कहा और फिर उसे पूरी कहानी सुनाई कि आज उन्हें छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ। तो आर्या आपकी सगी बड़ी बहन नहीं है, क्या आपको यकीन है कि आप उसे बचा पाएंगे? मीरा ने फिक्र के साथ पूछा। उसे आर्या से कोई नफरत नहीं थी, वो लड़की थोड़ी जिद्दी जरूर थी, पर यंग मास्टर के लिए अच्छी थी। हाँ, और ये सब मालिनी की वजह से मुमकिन हुआ है, उसने कहा और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ा। अब छुपना बंद करो, उसने कहा और दरवाजे के पास खड़ी मालिनी अंदर आई और उसकी दूसरी तरफ बैठ गई। तो आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? उसने पूछा। तुम अकेली नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ सबसे मिलो जुलो, ये तुम्हारा नया परिवार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसका साथ चलने का रिक्वेस्ट ठुकरा दिया।
मालिनी, ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर तुमसे नफरत करते हैं, पर वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें उनके नियम नहीं पता। अगर तुम वहां गई तो हो सकता है वो तुम्हें फंसाकर यंग मास्टर को खतरे में डाल दे। मीरा ने समझाया कि आर्यव ने उसे क्यों मना किया। मैं समझ गई, मालिनी ने सर हिलाया। उदास मत हो, एक बार तुम काफी ताकतवर हो जाओ, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा उन सारे बुढ़े खड़ूसों को लुभाने के लिए। मैं वाकई उन्हें तुम्हारे पैरों में गिरते हुए देखना चाहता हूँ, उसने एक स्मार्क के साथ कहा, जिससे मालिनी का मूड थोड़ा ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद माया कमरे में आई। यंग मास्टर, खाना लग गया है, उसने तमीज से कहा। चलो खाते हैं, उसने कहा और सोफा से उछलकर डाइनिंग रूम की तरफ चला गया, जहां लड़कियां और आकाश टेबल के आसपास बैठे थे। गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया यंग मास्टर, थीटा ने चिल्लाकर कहा जब वो टेबल की हेड सीट पर बैठा। आर्यव मुस्कुराया और उसने मीरा की तरफ देखा। लगता है उसने उनके लिए आर्यव के नाम पर कुछ तोहफे खरीदे थे। बुरा नहीं है। सब ध्यान से सुनो, मुझे कुछ बातें बतानी है, उसने ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, जो खाना शुरू करने का इशारा था। लड़कियां उससे पहले खाने की हिम्मत नहीं करती थीं। पहली बात, ये मालिनी है, आज से ये तुम्हारी बहन होगी। आर्यव ने मालिनी को सबसे मिलवाया, खास करके आशा और उसकी बहनों से जो पहले उससे नहीं मिली थी। मालिनी ने सबको देखकर स्माइल किया, पर वो सोच रही थी कि आर्यव के पास इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से आईं, और उस एक आंख वाली लड़की को क्या हुआ है। वो उसे जहरीली नजरों से देख रही थी, और वो लड़का भी। क्या उसे यहाँ लड़कियों से भरे मैंशन में अकेला छोड़ना सही है? मैं कल मीरा के साथ एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ ना रहूँ तुम सब ढंग से पढ़ाई करना, उसने कहा, जिससे लड़कियां थोड़ी हैरान हुई। ये यंग मास्टर हमेशा बाहर ही रहते हैं, क्या वो एक दिन घर पर सुकून से नहीं बैठ सकते? क्या आपको मेरी जरूरत है? आकाश ने अपना मुंह अंडे से भरते हुए पूछा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह की हिफाजत करो और अपनी स्पीयर आर्ट्स की प्रैक्टिस जारी रखो। मेरे पास ठोस कारण है ये मानने के लिए कि कोई इस जगह पर हमला कर सकता है, आर्यव ने कहा, जिससे हेमा और जुड़वा बहनें हैरान रह गईं, लड़कियों की तो सांसें ही अटक गईं। वज्रा संघ? आकाश ने नफरत के साथ पूछा। नहीं, मैंने बताया नहीं, पर आज सुबह किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे खत्म कर दिया। वो कमल दल का था, इसलिए वो यहाँ घुसने की कोशिश कर सकते हैं, तो सावधान रहना। और हेमा, एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवा दो, उसने कहा, जिससे उसके पास बैठी मीरा थोड़ा टेंस्ड हो गई। उसे आज दोपहर मैसेज मिला था, पर उसे नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर है। मैंने कैमराज और वायरिंग का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। बटलर करण ने इस बारे में मुझसे कांटेक्ट किया था, हेमा ने कहा, और आर्यव ने सर हिलाया। अच्छा है, अभी के लिए बस इतना ही, उसने खड़े होते हुए कहा। तुम लोग खाना जारी रखो। आशा, तुम मेरे पीछे स्टडी रूम में आओ, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। आशा ने सर हिलाया, अपना फोक नीचे रखा और जल्दी से अपनी स्लीव से मुंह पोंछती हुई उसके पीछे चली गई। जब वो स्टडी रूम में घुसी, आर्यव शेल्फ्स पर रखी मैगजीन्स देख रहा था। कचरा, उसने कहा, और एक मैगजीन फर्श पर फेंक दी। तुम्हारा पहला मिशन है कि कुछ अच्छी किताबें खरीदो और इस जगह को भर दो। इन मैगजीन्स को बेसमेंट में डाल दो, कुछ सालों बाद इनकी अच्छी कीमत मिलेगी, उसने आर्यव की तरफ देखकर कहा, जो हैरान थी कि क्या इसीलिए उसने उसका डिनर बीच में छुड़वाया था। दूसरा मिशन कल रात तक पूरा होना चाहिए, उसने कहा, और हॉरास मनी निकालकर उसे दे दी। इसे इस्तेमाल करो, बलाराम के कोठे ब्रॉथल में घुसो और उसे खत्म कर दो। मैं तुम्हारी ताकत पर लगे सारे प्रतिबंध हटा रहा हूँ, उसने कहा, जिससे आशा की आंखें चमकने लगी और गहरी हो गईं। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ताकत उसे 10 बार मारने के लिए काफी है, पर वो बहुत फुर्तीला और चतुर है, इसलिए आकाश को अपने साथ ले जाना, लेकिन ध्यान रहे अपना कोई निशान मत छोड़ना, और आकाश का ख्याल रखना, वो बेवकूफ मुसीबतों को चुंबक की तरह खींचता है, उसने कहा, और लड़की ने सर हिलाया। ओ, और बलाराम के पास कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए। पहली एक खाली किताब है जो वो अपने ऑफिस में कहीं रखता है, और एक पेन जो हमेशा उसकी अंदर वाली पॉकेट में होता है, आर्यव ने कहा। समझ गई, कोई और काम, उसने पूछा। वो दिमाग में प्लान बना रही थी कि वहां कैसे घुसना है। तुम बेसमेंट में रखे सारे खजानों का इस्तेमाल कर सकती हो, बस ध्यान रहे कि कोई लाश ना बचे, आर्यव ने कहा। अब तुम जा सकती हो और अपना डिनर पूरा करो, उसने बैठते हुए कहा। क्या मैं वहां से कुछ नई बहनें अपने साथ ला सकती हूँ? वो काम नहीं करेगा, वहां की सारी लड़कियों पर स्लेव टैटू है, उसने कहा। बलाराम के पास एक प्राइवेट सील है, पर मुझे उसे बदलने का तरीका शायद पता है, क्योंकि वो शायद लो रैंक वाली होगी, उसने कहा। मैं अभी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। बेसमेंट से कुछ कैश लो और बाहर एक बेस बनाओ, ये तुम्हारी प्राइवेट टीम होगी, बाकी लड़कियों को कुछ मत बताना, हमें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी, आर्यव ने कहा। आशा ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ सेकंड्स बाद जुड़वा बहनी मान्या और माया अंदर आई। क्या तुमने फैसला कर लिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास गई और चेयर के हैंडल्स पर बैठकर आर्यव के चेहरे पर दोनों तरफ से किस किया, फिर शर्म से लाल होकर वहां से भाग गई। आर्यव एक सेकंड के लिए सुन रह गया, फिर हंसने लगा। ये दोनों दिलचस्प हैं, उसने सोचा। अब उसे कल की तैयारी करनी चाहिए। अफसोस कि उसे नकुल के मरे हुए सैनिकों को ढूंढने का वक्त नहीं मिला। उस थरकी को जानते हुए वो सारे 41 लोग सुंदर लड़कियां ही होंगी। अब उसे आर्या को बचाने पर फोकस करना होगा। उसके ठंडे बर्ताव के बावजूद उसके दिल में आर्या के लिए खास जगह थी। पिछली जिंदगी में वो उन चंद लोगों में से एक थी जिसने परिवार से निकाले जाने से पहले और बाद में उसका साथ दिया था। उसे आज भी याद है कि कैसे वो उसके लिए खड़ी हुई थी जब उसका भाई युवराज मायानगर आया था और उसे जलील करने की कोशिश की थी। दुख की बात यह थी कि उसकी सच्चाई तब सामने आई जब परिवार ने एक जासूस मिलने के बाद सारे वारिसों का DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया।
इंटेरोगेशन के तुरंत बाद उसे मार दिया गया था। वो सारे 17 नकली बच्चे मारे गए थे। ये परिवार के लिए बहुत बड़ी रुसवाई थी। आर्यव को इस बारे में कुछ महीनों बाद अपनी बड़ी बहन से पता चला था, क्योंकि उसे परिवार के बिजनेस में दखल देने से मना किया गया था। इस बार उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी दादी इंदुमती वर्धन वाकई चाहेंगी, पर आर्या के अलावा उसे और क्या मांगना चाहिए। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसे हकीकत में वापस लाया। अंदर आ जाओ, उसने कहा, और मीरा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। यंग मास्टर, बहुत देर हो गई है, क्या हमें अब सोना नहीं चाहिए? उसने पूछा। खाना खा लिया? उसने सर हिलाया। तो फिर चलो। आर्यव मुस्कुराया और मीरा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। इसी वक्त नौकरानियों की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक रोशन कमरे में 2 लड़कियां बहस कर रही थीं। वो बहुत एम्बैरेसिंग था, माया ने कहा, और अपना शर्म से लाल चेहरा छुपा लिया। ये तुम्हारा ही आइडिया था, मान्या ने अपनी बहन की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा। मैं तो बस उन्हें टीज करना चाहती थी। तो क्या हम आज रात उनका बिस्तर गर्म कर सकते हैं? मान्या ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नजरें मिलाने में बहुत शर्म आ रही है, मान्या ने जवाब दिया। ये सब तुम्हारी गलती है, मान्या ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को छुआ। मैं तो जा रही हूँ, उसने कहा और कमरे से निकल गई। उसकी बहन ने गहरी सांस ली और जल्दी से पीछे गई, पर रास्ते में उसे मालिनी मिल गई, जो उनसे रात में बातें करना चाहती थी। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? उसने उनके लाल चेहरे देखकर पूछा। यंग मास्टर के कमरे में, मान्या ने फुर्ती से उसके कान में फुसफुसाया। उस कमीने ने तो अभी मुझे मना किया था, मालिनी ने कहा। गलत मत समझो, वो अभी अपनी वर्जिनिटी नहीं खो सकते, माया ने कहा, और फिर उसे मीरा के साथ हुई उनकी बात के बारे में बताया, और ये भी कि वो उन्हें सिर्फ बिस्तर गर्म करने देता है और उससे आगे कुछ नहीं करता। अच्छा, तो ये बात है, बड़ी बोरिंग बात है, मालिनी ने कहा। चलो फिर, आज रात मैं भी उनका तकिया बनूंगी, उसने कहा, और शर्माती हुई जुड़वा बहनों को खींचकर आर्यव के कमरे की तरफ ले गई।